नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो मुद्दों से भागने की कोई अगर प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, अगर दुनिया में ऐसी कोई प्रतियोगिता होती रहती तो हमारी मोदी सरकार जो है वो निश्चित ही हर साल उसमें गोल्ड मेडल जीतती। संसद का गठन देश में हुआ ही इसीलिए था दोस्तों कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ बैठकर उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते, विचार विमर्श करते। लेकिन मोदी सरकार तो मुद्दों से भागने की एक्सपर्ट है। 9 साल में न जाने कितने ऐसे मौके आए जब जरूरी मुद्दों पर विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा और सरकार उससे भागती रही, उन्हें गैर जरूरी बतलाकर टालती रही। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। मणिपुर पर देश की संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही है और दुनिया की दूसरी संसदें इस मुद्दे पर बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, प्रस्ताव पारित कर रही हैं। देश को शर्मिंदा करने की भी कोई प्रतियोगिता अगर होती तो उसमें भी गोल्ड मेडल मोदी सरकार के खाते में ही जाता। कभी किसान, कभी गंगा में बहती लाशें, कभी मॉब लिंचिंग और अब मणिपुर पर दुनिया के देशों में बातें हो रही हैं। भारत में लोकतंत्र और धार्मिक सहिष्णुता पर बढ़ते खतरे को लेकर तो चिंता जतलाई ही जा रही थी। अब महिला सुरक्षा की हालत पर भी देश की छवि विदेश में खराब हो रही है और ये सब इसलिए क्योंकि गलत को गलत कहने की हिम्मत 56 इंच का सीना ठोकने वाले पीएम नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। संसद के बाहर 36 सेकंड का बयान देकर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दिया हूं, यानी कि उनकी जिम्मेदारी यहीं तक थी। और इसके बाद ना उन्होंने अब तक बीरेन सिंह को बर्खास्त किया है। एन बीरेन सिंह की बात कर रहा हूं, मणिपुर के मुख्यमंत्री, और न ही संसद में इस पर चर्चा के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं। उनके सिपहसालार जरूर कह रहे हैं कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यही है कि मोदी जी को किस बात का डर है जो खुद नहीं आ रहे हैं। इससे पहले तो कई बार वो संसद में बड़े बड़े भाषण दे चुके हैं, दूसरे के लिए आंसू भी बहा चुके हैं। तो क्या मणिपुर की पीड़ित महिलाओं के लिए उनके पास आंसू भी नहीं है, या सारे आंसू कार के नीचे दबे हुए पिल्ले के लिए बह गए, या अपनी गरीबी को याद करके बह गए, या कभी साथी सांसद की राज्यसभा में विदाई के वक्त भाषण देते हुए उनके आंसू बह गए? ये साफ दिख रहा है कि मोदी जी के पास ना आंसू हैं, न संवेदना है, न चर्चा के लिए वक्त है। हद तो यह है कि अब मुद्दा यह बनाया जा रहा है कि मणिपुर में रेप की मात्र एक घटना हुई है, जबकि मणिपुर के कई संगठनों ने दावा किया है कि 3 मई को मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद से कम 7 कुकी जोमी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है, अधिकांश के साथ गैंगरेप हुआ है। लेकिन सीएम बीरेन सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया है कि राज्य भर में हत्या, आगजनी और दंगों की शिकायतों के साथ दर्ज 6068 एफआईआर में से रेप की केवल एक घटना पाई गई है। तो जिस राज्य में 3 महीनों में 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो गई हों, वहां के सीएम हालात पर चिंतित होने की जगह ये हिसाब रख रहे हैं, कह रहे हैं कि मात्र एक रेप की घटना हुई है, 7 नहीं हुई है, 7 गलत है। खैर, संसद में मोदी जी चर्चा के लिए नहीं आ रहे हैं। इधर दिल्ली की हम बात करें और बीजेपी के बाकी नेता मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष पर इस तरह बरस रहे हैं मानो मणिपुर के हालात के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। आज राज्यसभा में विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे थे तो सत्ताधारी बीजेपी के सांसद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हिंसा का मुद्दा उठा रहे थे। इसी से समझ आता है कि कितनी निम्न स्तर की राजनीति बीजेपी करने पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल में आ गए तो राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि इस तरह का व्यवहार वेल में आना और सदन को परेशान करना पूरी तरह से सदन की नैतिकता और नियमों के खिलाफ है। उनके इस प्रस्ताव के बाद सभापति महोदय यानी जगदीप धनखड़ साहब, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने संजय सिंह को निलंबित कर दिया। निलंबित भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे इस सत्र के लिए, मानसून सत्र से निलंबित कर दिया। जरा सुन लीजिए जगदीप धनखड़ साहब क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप देखिए, पीयूष गोयल साहब बता रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब तुरंत मान रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। Singh
This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house. And I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Shri Sanjay Singh is suspended. तो हो गया फटाफट काम संजय सिंह का। संजय सिंह निलंबित हो गए तुरंत, विद इन 5-6 मिनट्स। और इसी तरह टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और जगदीप धनखड़, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सभापति महोदय, इनके बीच भी तीखी बहस देखने को मिली आज। दरअसल धनखड़ साहब ने नियम 176 के तहत मिले कुल 11 नोटिसों को सामने रखते हुए सांसदों और उनसे जुड़े हुए राजनीतिक दलों के नाम पढ़े, जिसमें राजस्थान से लेकर के मणिपुर तक के राज्यों में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई थी। लेकिन जब उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों के नाम पढ़ना शुरू किए, ये नियम 267 के तहत जो नोटिस प्राप्त हुए थे उसको पढ़ना शुरू किया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया लेकिन कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिए, जिसके बाद डेरेक ओब्रायन अपनी सीट से खड़े हो गए और सभापति से उन सांसदों की पार्टियों का नाम भी लेने का उन्होंने जिक्र किया। कहा कि भैया आप महोदय आप भी नाम लीजिए, आप पार्टी का नाम भी लीजिए। और इसके बाद जो कुछ हुआ, आइए जरा आप ही खुद देख लीजिए क्या कुछ चल रहा है, सुनिए। Honorable members, I have received 27 notices under Rule 267. 27. Shri Mallikarjun Kharge, Dr. John Bitas, Which party? Which party? Shri A.D. Singh. Sir, you use the name of the party. Now you say Indian National Congress. Now you name the party. This party, you name this side, sir, please. You name the party. Take your seat, take your Sir, you name the seat. party. Take your seat first. No, sir. No. You name the political party BJP. Mr. Derek O'Brien, Mr. Derek O'Brien, take your seat. No, sir, You are challenging the chair. cannot be. You are challenging the chair. No. No, no. No. The House stands adjourned to meet at noon today. तो यहाँ डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के नेता हैं, वो अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस का नाम लीजिए। आप नाम ले रहे हैं नेता का, नेता प्रतिपक्ष का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन उसके साथ साथ आप कांग्रेस का नाम भी लीजिए। और इसके बाद जो कुछ हुआ आपने देख लिया। उधर लोकसभा, ये राज्यसभा की बात हो रही है, उधर लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के बीच तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई। जरा वो भी देख लीजिए क्या कुछ चल रहा है। हाँ बोलिए, आप बैठिए, आप मेरी मत कीजिए। नो, आप बड़े विनम्रता की तहत एक छोटी सी बात रखने का कोशिश कर रहे हैं। शुरू के दिन से ही हम ये बोलते आ रहे हैं कि आज मणिपुर की हालात देखते हुए प्राइम मिनिस्टर सदन में आके एक सुमोटो स्टेटमेंट चलिए सर, आसमान तो एक मिनट बताइए, बैठिए सर, आपकी आसमान बात सुनी तो मैंने, टूट अब नहीं बैठिए। पड़ेगा। सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है। आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। जो विभाग का मंत्री है वो जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री और ने सदन के उपनेता ने पीड़ा व्यक्त की है। पूर्व में कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। कि हम चर्चा मैं के अभी लिए तक तैयार है और हम अध्यक्ष पीर से नहीं बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, तुरंत चर्चा इससे मेरा आग्रह है, ये चर्चा आप से क्यों भाग रहे हैं? देश को एक्सप्लेन करना चाहिए सर, ये क्या चल रहा है।
तो विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुओ मोटो आकर बयान दें। यहां चर्चा जो हो रही है वो मणिपुर को लेकर हो रही है, लेकिन यहां ओम बिरला साहब कह रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि कौन बयान देगा ये तय करना आपका काम नहीं है। खैर, ये लोकतंत्र है दोस्तों। विपक्ष की मांग के बीच इधर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मणिपुर पर वो ही बयान देंगे क्योंकि इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। मतलब मोदी जी से सदन में बयान की उम्मीद आप न रखें। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों वर्ग के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नैतिकता और नियमों की दुहाई देने वाली बीजेपी अपने मतलब के लिए नैतिकता को भुला देती है। आज इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने मणिपुर पर चर्चा को लेकर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज साफ साफ कह दिया है कि मणिपुर पर चर्चा जरूरी है। जब सदन की कार्यवाही समाप्त घोषित कर दी गई, उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। सर, बीजेपी कह रही है कि पूरे देश में जो क्राइम हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, उन सब पे भी चर्चा होनी चाहिए। अरे किसी एक स्टेट का मणिपुर से आप कंपेयर करते हो? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 80 दिन से ये चल रहा है, ऐसा कहीं चल रहा है दूसरे जगह? तो ये देखिए, अपनी बात को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों का उदाहरण लेके आप ये बोलना ठीक। वहाँ के लोग एक्शन लेते हैं, आपकी पार्टी है वहाँ पर, बोलो उनके लिए, वो लेंगे। यहाँ पर हमको पूछने का हक है ये पार्लियामेंट में, तो हम पूछ रहे हैं। तो वो कह रहे राजस्थान पे कांग्रेस से चुप्पी साधी हुई है। राजस्थान अरे में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये देखो, जहाँ हो रहा है वहाँ के उनके पार्टी को अधिकार है कहने का। यहाँ मणिपुर में इनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम यहाँ कहते हैं। तो बात मणिपुर की, सवाल राजस्थान के। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष के सवालों का जवाब मोदी सरकार देना चाहती है? क्या किसी विरोध प्रदर्शन का कोई असर मोदी सरकार पर पड़ता है? जब 3 महीने से मणिपुर की भयावह तस्वीरों पर सरकार का दिल नहीं पिघलता, वो कोई हलचल वहां पर नहीं होती, तो विपक्ष के विरोध से ही वो बेपरवाह बनी हुई है। लेकिन अब ये बेपरवाही जनता को चुभने लगी है। इसीलिए देश में अब माहौल मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ दिख रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भले मोदी सरकार को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन सोशल मीडिया पर अब नजर आ रहा है कि माहौल बदल रहा है। और अब तो कई सर्वे भी आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ही सर्वे आ रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए अलार्म की तरह हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दों से भागकर चुनाव जीत पाएगी बीजेपी। 2024 के चुनाव की बात कर रहा हूं। क्या विपक्ष के आगे बेदम हो गई है मोदी सरकार? सवाल कई हैं, सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर ज़रा ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों को। और साथ साथ ये देखिए, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। बहुत कुछ हलचल तेज है, संसद से लेकर सड़क तक, दिल्ली से लेकर मणिपुर तक, लेकिन उसके बीच में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आया हुआ है, बंगाल और बिहार भी है। चर्चा चारों तरफ है, चर्चा देश की जनता की है,
चर्चा देश में हो रहे जो उठ रहे तूफान की है, लेकिन संसद के अंदर जिस विषय में चर्चा होनी चाहिए, जो विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी आइए और मणिपुर पर बयान दीजिए, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि नहीं, गृह मंत्री जी हैं ना, वो आएंगे, बात करेंगे। इंग्लैंड के संसद में हम लोगों ने देख लिया जो बातें हुई, हमने अमेरिका में भी सुन लिया विदेश मंत्रालय जो कुछ कह रहा है, हम यूरोपियन यूनियन की संसद में भी प्रस्ताव पारित होते हुए देख लिए, हम तमाम दुनिया के अखबारों में, मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो भी देख रहे हैं, लेकिन हमारी संसद में इस पर बात नहीं होगी। और कहा यह जा रहा है कि विपक्ष जो है वो चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी आ नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, आपने कहा कि गोदी मीडिया सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया उनके खिलाफ हो गया है। अरे आपने नोट नहीं किया, गोदी मीडिया भी पलट रहा है। गोदी मीडिया के जो सबसे बड़े सिपहलदार थे, जो सबसे आगे की पंक्ति में रहते थे, वो भी अब कहने लगे हैं ये वेयर अबाउटी मत करो और जवाब दो, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वो भी समझ रहे हैं जमीन का स्पंदन, वो भी समझ रहे हैं जनता की आवाज। उनको भी लग रहा है जनता सिंहासन को डुला रही है और गोदी मीडिया भी पलट रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से ये घटनाएं घट रही हैं मणिपुर के अंदर, पूरे विश्व में नहीं, हमारे हिंदू और सनातन धर्म का भी अपमान और हमारा धर्म बदनाम हो रहा है। जिस धर्म की सनातन काल से इज्जत थी वो धर्म बदनाम हो रहा है। और मैं अगर घर का मुखिया हूं, राजीव जी आप कल्पना कीजिए, आपका जॉइंट फैमिली हो जिसमें 30-35 लोग हों और आप अपने परिवार के सबसे बड़े मुखिया हों, और आपके परिवार में झगड़ा हो रहा हो, चाचा और ताऊ के बीच में, पोतों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, और सब कह रहे हो कि साहब कोई जो घर का मुखिया है वो आके जवाब दे और हमको सांत्वना दे और आश्वासन दे और उसके बाद हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, तो घर का मुखिया कह सकता है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं दूसरे नंबर के आदमी को कहूंगा कि आप लोगों को समझाए, जबकि जनता ये मांग रही है कि प्रधानमंत्री बोलें। प्रधानमंत्री को बोलने में परेशानी क्या है? टेलीप्रॉम्प्टर से बोल दें, जो गृह मंत्री उनको लिख के दें वो बोल दें, अपने मन की बात कर दें, जनता की बात न सुने। आपने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है राजीव जी, आग फैल रही है। मिजोरम के अंदर मैती समुदाय के लोगों को भगाया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। नागालैंड के अंदर इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। पूरे नॉर्थ ईस्ट जो म्यांमार से और चीन से जुड़ा हुआ है, भारत की जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो खतरे में पड़ गई है। इस समय प्रश्न जो है केवल गृह मंत्रालय का नहीं है, ये विदेश मंत्रालय का भी है और ये देश की आंतरिक सुरक्षा का भी है। प्रधानमंत्री को परेशानी क्या है? आए जवाब दें अगर उनको लगता है। और मैं देखिए राजीव जी एक प्रश्न पूछता हूं, प्रोफेसर हूं, उत्तर देने से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट होता है प्रश्न पूछने में, और ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। राजस्थान में जो घटना घटी, क्या उसमें 24 घंटे के अंदर दोषियों को नहीं पकड़ा गया? और क्या मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा हूं, क्या जो 3 लोग पकड़े गए वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे? क्या उनका बीजेपी से कोई संबंध था? जो वहां पे कन्हैया लाल की हत्या हुई थी और जिन्होंने हत्या की थी, क्या उनका बीजेपी से सदस्यता नहीं पाई गई थी? उन्होंने बीजेपी के लिए काम नहीं किया था? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। मणिपुर में जो दोषी हैं, जिन्होंने ये दुर्दांत घटना घटित की है, जिन्होंने हमारे मनों को हिला दिया है, हमारी आत्मा को झंझोर दिया है, क्या ये सच है कि वो आरएसएस के सदस्य हैं? बता नहीं रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं। और गृह मंत्रालय केवल ये बता दे कि राजस्थान में जिन्होंने घटनाएं की हैं, क्या वो बीजेपी के सदस्य थे? और जो मणिपुर के अंदर घटनाएं की थी वो आरएसएस के सदस्य थे? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में, और ये मत समझिए कुकी जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, कुकी जो हैं वो आदिवासी हैं, और आदिवासी समाज के साथ जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर उनको अपमानित किया जा रहा है, दलितों को अपमानित किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को अपमानित किया जा रहा है, आदिवासियों को अपमानित किया जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों के जंगल जमीन छीनकर अडानी जी को सौंपने का प्रयास हो रहा है। और आदिवासी बिरसा मुंडा की संतान हैं। जो राणा प्रताप थे उनको अगर किसी ने समर्थन दिया था, राणा प्रताप को समर्थन सबसे ज्यादा वहां की जनजातियों ने दिया था, आदिवासियों ने दिया था। और सबसे ज्यादा देशभक्त अगर कोई कौम हिंदुस्तान के अंदर है, जो देश के मूल नागरिक हैं, वो आदिवासी हैं। उनके साथ जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार ये लोग नियोजित रूप से कर रहे हैं,
ये देश को बांट देंगे, देश को तोड़ देंगे। इन्होंने जो फसल 8 साल में बोई है वो फसल पकने लगी है, उसके असर दिखने लगे हैं और देश का ये दुर्भाग्य है। इनकी ये जो फसल है इसको जड़ से काटना होगा, देश में फिर अमृत बोना होगा। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो हमारे आदर्श हैं महावीर के और बुद्ध के, वो फिर स्थापित करने होंगे। देश में शांति स्थापित करनी होगी, आदिवासियों, दलितों को, अल्पसंख्यकों को सब सांत्वना देनी होगी, संवेदनाएं देनी होंगी और देश को एकजुट करना होगा, वरना ये देश को अंग भंग कर देंगे, तोड़ देंगे। और ये मूर्ख नहीं समझ रहे ये देश के साथ क्या कर रहे हैं। जी, ये मूर्खता हो रही है, देश के साथ क्या कुछ हो रहा है ये नहीं समझ रहे हैं। यहां पर तो आज संसद के बाहर एक सांसद महोदय ने विपक्षी दलों को, विपक्षी दल के नेताओं को नामर्द तक कह दिया। यहां मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए नहीं है कि जब बोलने वाला बयान ये दे रहा है तो हमारा काम है उन बयानों को आप तक पहुंचाना। तो ये बीजेपी के सांसद साहब हैं, दिल्ली के ही हैं और आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। विपक्ष अगर सवाल करे, जवाब मांगे तो फिर आप उसे नामर्द तक कह दीजिए। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए, क्या यहाँ भागने की कोशिश, खुद को बचाने की कोशिश, उसके सामने राजस्थान और छत्तीसगढ़ लाने की कोशिश तो हो ही रही है। बहुत सही सवाल यहाँ अखिल स्वामी जी रख रहे थे, प्रोफेसर साहब, और उसमें भी कि जो कुछ हुआ राजस्थान में, क्या उसका उसी समय उस पर एक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि 6068 FIRs जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। 6068 FIR मणिपुर में दर्ज होने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 7 रेप की जो आप बात कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में, यहाँ नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ ये कह रहे हैं, जबकि वहीं के लोग कह रहे हैं 1 नहीं 7 हुए हैं और 2 महिलाओं की तस्वीर सामने आ रही है। तो फिर आप वो 2 छोड़ दीजिए, 7, 2 तो हैं। तो यहां किसको बरगला रहे हैं, क्या झूठ फैला रहे हैं या हम झूठ फैला रहे हैं? प्रशांत टंडन जी, कोई ना कोई झूठ तो बोल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं आपके जरिए। देखिए, सबसे पहला तो एक बड़ा झूठ जो फैलाया जा रहा है कि विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं है। जरा इसको हम समझ लें, क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी के जरिए भी कुछ बातें बाहर आ रही हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में जिन सांसदों ने चर्चा का नोटिस दिया है वो शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्पकालिक, यानी कोई एक बहुत ही मामूली घटना पे चर्चा जैसे घंटे 2 घंटे की हो जाती है, उस तरीके की चर्चा का नोटिस दिया उन्होंने। विपक्ष ने जिस नियम के तहत नोटिस दिया है वो 267 है, जिसमें सब काम रोककर मणिपुर पर चर्चा की बात है, उसमें वोटिंग भी होती है, सरकार को जवाब भी देना पड़ता है। ये चाह रहे हैं, सरकार चर्चा तो कह रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं। अरे किस नियम के तहत चर्चा में तैयार हो? ये छोटी घटना जो मणिपुर में हो रही है, 80 से ऊपर दिन हो गया है, 3 महीने होने जा रहा है, और कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग बेघर हैं, और जो महिलाओं के साथ तस्वीरें आ रही हैं पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है उसकी। खुद वीरेंद्र सिंह ने जब तस्वीर आई थी तो कहा था ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जरा ये समझ लें कि विपक्ष चर्चा चाह रहा है कि सरकार उसमें चर्चा कराए, संसद में चर्चा हो, स्पीकर या पीठासीन अधिकारी चर्चा कराएं, राज्यसभा और लोकसभा में काम रोको के तहत कराएं, लंबी चर्चा हो, सरकार उसमें वोटिंग भी हो, सरकार जवाब दे आकर, क्योंकि ये बड़ी घटना है और ऐसी बड़ी घटना देश में मतलब बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि इतनी बर्बरता जो है वो दिखाई दे। और दूसरी बात ये है कि आपने संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निकाल दिया। वो अपनी पार्टी के नेता हैं सदन में। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का राजनीतिकरण हो गया, और उस राजनीतिकरण के साथ साथ एक और बात है राजीव जी, जो बात में चर्चा कर रहा था
कि मोदी साहब क्राइसिस मैनेजमेंट में फेल हो रहे हैं, और ये जनवरी से चल रहा है। जब से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है तब से उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट के सारे एफर्ट फेल हो रहे हैं, और धीमे धीमे वो क्या हो रहा है उसका असर इनकी पार्टी के अंदर पड़ रहा है। बड़ा दबाव है बीजेपी के अंदर से भी बीरेंद्र सिंह के खिलाफ कुछ काम करने का। आप गौर कीजिए कि जो ट्रोल नुमा मंत्री हैं उनके अलावा बीजेपी के बड़े नेता इसमें बोल नहीं रहे हैं। ना सरकार को बचाने आ रहे हैं, ना वो विपक्ष के साथ तो खैर क्या खड़े होंगे, लेकिन सरकार को रेस्क्यू करने का काम नहीं कर रहे हैं। इनके बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता भी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है इसको लेकर। और दूसरा की संजीदगी की बात है, प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री जिस तरीके का स्टेटमेंट देकर आए, हम लोग कई बार चर्चा यहाँ पे कर चुके हैं, और आप ही के प्रोग्राम में जब मैंने मनमोहन सिंह के बयान की चर्चा की तो वो काफ़ी जगह अब चल रहा है, सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी उसकी चर्चा बहुत से लोग कर रहे हैं, और उस वीडियो का लाखों करोड़ों शेयर हो चुका है। लेकिन आप क्राइसिस मैनेजमेंट में लगातार फेल हो रहे हैं, और अब पॉलिटिकल अलायंस है बहुत बड़ा, उसके सामने अब आपको पॉलिटिकली वाइज सेंसिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज की जो मनमोहन सिंह और उनकी तुलना हो रही है, राजस्थान में तो राजीव जी आप खुद ही बता रहे 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई थी। चर्चा करें ना, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। एनसीआरबी डेटा निकालता है, एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा के हिसाब से चर्चा होनी चाहिए, राज्यवार चर्चा होनी चाहिए। ये भी बात होनी चाहिए कि कौन सा राज्य महिलाओं के लिए सेफ है, कौन सा नहीं है। लेकिन मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है, वो अलग से चर्चा, अलग से एक्शन, अलग से बयान मांगती है। मनमोहन सिंह जब निर्भया पे बयान दे रहे तो उन्होंने कोई और सरकारों का जिक्र वहां पे नहीं किया था, मैं पहले भी कह चुका हूं। उन्होंने सिर्फ निर्भया पे बात की थी। आप मणिपुर के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश ला रहे हो जिसकी बहुत पूरे दुनिया में आलोचना हो रही है। पूरे दुनिया में ये कहा जा रहा है कि कितना असंवेदनशील व्यक्ति है ये। तो आप अपनी इमेज की चिंता नहीं है, आप वहां पहुंच गए हो। तो ये तो ना कोई, इसको मैं कहूँगा कि समझदारी भरी राजनीति है, और इंसानी जो तकाजा है उसके हिसाब से तो खैर बहुत नीचे का काम है ही। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नीचे का काम। और संसद भवन के अंदर सदन में विपक्ष जो है वो चीख चीख के चिल्ला कर ये कह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा करें, मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 सेकंड में जो अपनी बात रखी है, उन बातों में मणिपुर पे 36 सेकंड, 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 सेकंड में संसद भवन के बाहर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसमें 2 राज्य जोड़ देते हैं, एक राज्य राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। और इसके बाद से डिफेंसिव मोड में बीजेपी आती है, और आप मणिपुर का म बोलिए वो राजस्थान का र बोलने लगती है, फिर मणिपुर का म बोलिए वो छत्तीसगढ़ का छ बोलने लगती है। हालांकि 1 महीने के अंदर कल तीसरी बार छत्तीसगढ़ फिर से गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। समझ सकते हैं, चुनाव है वहां पे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी और जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, आप सब परिचित हैं विजय शंकर सिंह जी से। विजय जी आपका स्वागत करता हूं सिंह साहब, और स्वागत करता हूं हमारे साथी, वरिष्ठ साथी सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी आपका भी स्वागत है, और एक बार फिर से आप तमाम साथी जो जुड़ चुके हैं उनका आप सबका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मध्य प्रदेश बगल में ही है, और मध्य प्रदेश में भी ये सब गूंज तो जा ही रही होगी ना जो सदन में चल रहा है, और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है आपको, ये नैरेटिव सेट हो जाएगा या हो रहा है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है? एक सबसे बड़ी बात है, और ये हमेशा ऐसा हुआ है कि आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर है, लेकिन उसको विपक्ष के ऊपर बहुत चतुराई से मढ़ दिया जाता है। क्या अभी भी ऐसा लगता है कि मणिपुर पे सत्ता पक्ष
अपनी बातों को, अपने दोष को उधर यानी कि विपक्ष की तरफ करने में कामयाब साबित होगा? क्या इस देश में यह नैरेटिव सेट हो पाएगा कि नहीं जी, मणिपुर तो कुछ भी नहीं है, राजस्थान में बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, बिहार में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, और मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही है। उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां का हाल बहुत बुरा है। और देखिए, ये विपक्ष वाले फालतू का चिल्ला रहे हैं मणिपुर को लेकर के। ये नैरेटिव सेट होते देख रहे हैं आप? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है। ये नैरेटिव सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस मुद्दे पर अमेरिका की संसद में बहस हो सकती है, जिस मुद्दे पर फ्रांस में संसद में बहस हो सकती है, जिसमें ब्रिटेन में संसद में बहस हो सकती है, उस मुद्दे पर भारत में चर्चा नहीं हो रही। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सदन के बाहर वो बोल देते हैं, लेकिन सदन में बोलने से वो डर रहे हैं। तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी? और क्या प्रधानमंत्री इस देश की सभी चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है? जब वो रेल को झंडी दिखाने चले जाते हैं, मन की बात करने चले जाते हैं और विद्यार्थियों को परीक्षा पे ज्ञान देते हैं, तो मणिपुर के बारे में बोलने में उन्हें इतना डर क्यों लगता? वे ये बात क्यों नहीं कहते कि हालात क्या है और हम हालात से निपट रहे हैं? क्योंकि वे हालात से निपटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस बारे में मणिपुर के ही एक विधायक हैं और वो बीजेपी के विधायक हैं। उनका ट्वीट में देख रहा था, एक न्यूज चैनल ने उनका ट्वीट शेयर किया कि उनका नाम है पाओ लिनेन हाउकिप, शायद उच्चारण में कुछ गड़बड़ हो लेकिन स्पेलिंग बोल देता हूं, PAOLINLLHAOKIP। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हिंसा में राज्य सरकार शामिल है, मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल है, सरकार की मिली भगत की वजह से हिंसा नहीं रुक रही है। ये एक ऐसा बयान है जो वहां के विधायक ने दिया है और वो कहता है, डंके की चोट पे कहता है कि इसमें सरकार शामिल, और बीजेपी न तो उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, न कोई बयान दे रही है। और उल्टे बीजेपी के एक नेता मनोज तिवारी जी, मुझे शर्म आती कि ऐसे लोग संसद में पहुंच गए और इस तरह की असंसदीय भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ही देश की संसद के दूसरी पार्टी के सांसदों के बारे में। शर्मनाक है। क्या स्पीकर महोदय को नहीं चाहिए था कि मनोज तिवारी को हटाते, मनोज तिवारी की सदस्यता निलंबित कर देते? क्या ऐसे व्यक्ति को इस संसद का सदस्य रहने का अधिकार है जो अपने विपक्ष की पार्टियों के नेता को नामर्द कहे, इतनी बेशर्मी से एक सड़क छाप भाषा इस्तेमाल करे? ये बात ठीक है कि वो नोटंकी करते हुए आए हैं, लेकिन सदन की गरिमा को तो बनाए रखना उनका दायित्व है। और जो प्रधानमंत्री जी इतनी बातें करते हैं, पूरी दुनिया के तमाम देशों के लोकतंत्र में संसदों में बात हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस पे कोई बात करना नहीं चाहते, अमित शाह बात करेंगे। जब दुनिया भर के मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं, तो ये कोई मंगल ग्रह का मामला तो है नहीं, हमारे देश का मामला है। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये तो वैसे ही बात हो गई, केजरीवाल 18 विभाग सिसोदिया जी को दे दें पहले और किसी फाइल पर दस्तखत ना करें और कहे कि मैं तो दूध का धुला हूं। तो मोदी जी ये चाहते हैं कि मैं तो दूध का धुला हूं, भाई मैंने तो कुछ किया नहीं है। और बयान अमित शाह दें, क्यों नहीं? अगर पार्टी हार जाए तो जेपी नड्डा बयान देंगे, देश में कुछ गड़बड़ होगी तो गृह मंत्री बयान देंगे, रक्षा के मामले में कुछ गड़बड़ हो तो रक्षा मंत्री बयान देंगे। लेकिन तमाम फालतू के मुद्दों पर जो गैर जरूरी हैं, उन मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी बयान देंगे। जहां क्रेडिट लेने की बात होगी प्रधानमंत्री जी बयान देंगे, जहां चंद्रयान भेजने की बात होगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बात करेंगे, जो भी मुद्दा होगा प्रधानमंत्री बात करेंगे, लेकिन काम के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर मान लो राजस्थान में भी गड़बड़ हुई है या छत्तीसगढ़ में गड़बड़ हुई, अगर मान लीजिए, और वहां कार्रवाई नहीं होती है, तो प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी बयान दें, सदन में तथ्यपूर्ण बताएं कि देखिए वहां ये हुआ। लेकिन एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बड़ी बेशर्मी से कि साहब साथ नहीं एक बलात्कार हुआ या 2 बलात्कार हुए, तो ये कोई बात है? एक भी क्यों हुआ? एक भी ऐसी वारदात क्यों हुई? सवाल 7 का ये
इसे आप नारी की अस्मिता को आप आंकड़ों का मुद्दा बनाना चाहते हो, इससे आप आंकड़ों से जोड़ रहे हो। तो क्या 100-200 पे होगा तो आपको लगेगा मामला गंभीर है, 7 पे होगा तो गंभीर नहीं है, 1 पे होगा तो गंभीर नहीं है। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो शर्म का पहलू हर तरफ से देखिए। मनोज तिवारी की शर्म एक तरफ है, गृह मंत्री की शर्म एक तरफ है, माननीय प्रधानमंत्री का जो बयान 36 सेकंड का है, वो बयान उनके चुप रहने से भी बुरा है। अगर वे चुप रहते तो जितना बुरा होता, उससे बुरा बयान उन्होंने 36 सेकंड में दिया है। इस बात को कोई नोटिस क्यों नहीं करता, कोई बोलता क्यों नहीं? और पार्टी के नेता किस तरह से बात करते, आज खड़गे जी का नाम सदन में लिया जाता है, उनकी पार्टी का नाम नहीं बताया जाता। स्पीकर जिस तरह बर्ताव करते हैं जैसे कि वो किसी हेडमास्टर की तरह बात करें कि नहीं तुम बैठ, मतलब इस तरह स्पीकर को बात करना चाहिए क्या? ये भी बहुत गंभीर बात है। कुल मिला के लगता है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, या सरकार मूल मुद्दों से, जो देश के मूल मुद्दे हैं, उनसे भटकाना चाहती है और इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, और इस बहाने विपक्ष के सांसदों को एक एक करके सदन से निलंबित करना चाहती है, ताकि मनमाने प्रस्ताव, मनमाने विधेयक ला सके, उन्हें पारित करा सके। और संजय सिंह का निलंबन मुझे लगता है उसी दिशा में एक कोशिश है। हालांकि संजय सिंह 15 मिनट तक आसंदी के सामने अपनी बात कहते रहे पहले कि मेरी ये गुजारिश है, उनकी गुजारिश नहीं मानी गई, और फिर आनंद फानंद में प्रस्ताव पारित करके उन्हें उनकी सदस्यता पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देगी। राजीव जी, ये पूरा देश जानता है कि सदन में बहिर्गमन करना भी एक सांसद की ड्यूटी है, सदन से बाहर जाना भी उसकी ड्यूटी है, नारे लगाना भी ड्यूटी है, और सदन में आकर अपनी बात कहना भी ड्यूटी है। तो सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को काम करने से रोकना, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। और लगता है कि मोदी सरकार अपनी नाक बचाने के लिए या अपना दामन छुपाने के लिए कोई न कोई कदम उठा रही है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, जो आप बात कर रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, बहुत गंभीर यहाँ चिंता का विषय है। लेकिन साथ साथ जब हम मणिपुर की चिंता कर रहे हैं, जब यहाँ सदन में विपक्ष जो है वो चाह रहा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी आकर के बयान दें, तो विपक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा है, ये बात कही जा रही है। एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये नैरेटिव क्या सेट हो रहा है? क्या हमेशा की तरह, यानी काठ की हांडी क्या बार बार चढ़ेगी आग पे? एक सवाल है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश, ढूंढने की कोशिश करेंगे। सुनील शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं, लेकिन उनसे पहले जो एक वीडियो की बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, शायद 2012 का वो दौर था, और इसी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, बहुत दिल दहलाने वाली घटना। और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आकर के शाम के वक्त मीडिया में, टेलीविज़न चैनल पे आकर के उन्होंने बातें अपनी रखी थी। वो साफगोई और वो एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री का अपने हिसाब से, और इस देश में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए जो बात थी, क्या 36 सेकंड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, जिसमें उनको क्रोध और दुख दोनों आ रहा था, जो उन्होंने दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ज़रा उस फ़र्क को आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले मनमोहन सिंह जी को आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने जो भाषण दिया, जो उन्होंने बयान दिया था टेलीविज़न पे आकर के, जरा 17 सेकंड है, ज़्यादा नहीं, सुन लीजिए उसको। I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. Our government will keep you informed of the steps we are taking and तो ये देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं, देश की जनता को कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ कि सिक्योरिटी के और इस देश की सुरक्षा के, आपकी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी होगा वो हम करेंगे। एक भरोसा दिलाने वाली बात है, एक अपील है जनता के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील कर रहे हैं, लेकिन वो किस ढंग की अपील कर रहे हैं आप सब सुन चुके हैं। आप लोग ही कहते हैं कि मत सुनाया कीजिए, इसलिए नहीं सुना रहा हूँ। यहाँ पे आना चाहता हूँ सीधा सुनील शुक्ला जी आपके पास। क्या नैरेटिव सेट हो गया है सुनील शुक्ला जी?
कि विपक्ष जो है वो चर्चा से भाग रहा है और सत्ता पक्ष चर्चा करना चाह रही है, और विपक्ष इस देश को सुचारू रूप से चलाने में सत्ता पक्ष का मदद नहीं कर रहा है। धन्यवाद राजीव जी। यह नैरेटिव सेट नहीं हो सकता। सेट इसलिए नहीं हो सकता है कि यह जो मुद्दा है यह बहुत गंभीर है और सरकार से विपक्ष की मांग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री को अब स्वतः संज्ञान लेकर के सदन में बयान देना चाहिए। अब तक इस तरह के किसी भी मसले पर पूर्ववर्ती सरकारें आगे आकर के प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया है। सवाल ये नहीं है कि विपक्ष मांग क्या कर रहा है, सवाल ये भी नहीं है कि किन नियमों और उपनियमों की चर्चा सरकार कर रही है। सरकार को खुद करना चाहिए आकर के कि मणिपुर की घटना के बारे में एक गंभीर मसला है, जिस तरीके से संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट में उस तरह से संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिट पिटीशन दाखिल नहीं की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस गंभीर विषय पर अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और स्वतः संज्ञान लेकर के उन्होंने सरकार को बुला करके अपनी बात कही। सरकार यह नियमों उपनियमों की कौन सी बात होती है, ये तो प्रश्न ही नहीं पैदा होना चाहिए था। क्या देश इस बात पर विचार करने के लिए तैयार है कि किस नियम के तहत इस पर चर्चा होगी? सरकार किन नियमों के तहत इस पर अपनी सफाई पेश करेगी? सरकार किन नियमों के तहत तथ्य रखेगी देश के सामने? प्रश्न यह है कि अगर दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण देश, यूरोपियन यूनियन और अन्य देश के संसद में इस मुद्दे पर बहस हो रही है तो इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री, दुनिया में इस देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर 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 दुनिया के पैमाने पर देश का प्रतिनिधित्व आप करते हैं तो आपको बयान देना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का बयान देने का मतलब होता है देश को आप विश्वास में लेते हैं, देश को आप आश्वस्त करते हैं, नागरिकों में सुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। केवल सवाल किसी कार्रवाई का नहीं है, किसी प्रोसीडिंग का मामला नहीं है। सवाल है कि एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया है ये कि एक राज्य की घटनाक्रम जो लंबे समय से चला रहा है, उस घटनाक्रम का उस राज्य से जो कि सीमावर्ती राज्य है उस पर असर पड़ रहा है। वहां के तमाम लोगों को खाली करा करके जहाज से दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। वहां की राज्यपाल यह कह रही है कि 60,000 से अधिक लोग बेघर हैं जो राहत शिविरों में रह रहे हैं। 5,000 से अधिक मकान गिरा दिए गए हैं, मैंने जला दिए गए हैं। यह कोई सामान्य व्यक्ति थोड़े कह रहा है, राज्यपाल कह रही है वहां की। और इसके बावजूद भी अगर आप ये हो कि इस बात पे सरकार बहस करे कि प्रधानमंत्री जी किन नियमों के तहत जवाब देंगे या नहीं देंगे, किन नियमों के तहत सरकार बहस करेगी कि नहीं करेगी, ये प्रश्न ही नहीं है। और अगर सरकार इस पर अगर नियमों और उपनियमों में उलझी रहेगी तो मेरा यह मानना है कि इसका खराब संदेश जाएगा लोगों के बीच में कि सरकार इस मुद्दे पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जो विपक्ष का आरोप है वो सही है, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं उस पर सरकार घिरी हुई है। सरकार के ऊपर लापरवाही, सुरक्षा के तमाम मानकों की अनदेखी, राज्य के दो समूहों के बीच में किसी एक समूह के जो हमलावर हैं या जो इन गतिविधियों में शामिल हैं उनको संरक्षण देने का आरोप, ये जो तमाम विपक्ष के आरोप है वो लोग इस बात को मानने लगे कि आरोप सही है। जिन लोगों ने कभी मणिपुर को देखा भी नहीं होगा, मणिपुर को में कभी गए भी नहीं होंगे, वो लोग विपक्ष की बात को स्वीकार करने लगेंगे। अगर सरकार ये मानती है कि विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है हालात उतने गंभीर नहीं है, सरकार ने कार्रवाई की है, तो किसी बयान देने में क्या जरूरत दिक्कत हो रही है? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? ये ऐसा कैसे विषय हो सकता है कि अपनी संसद में आप बोलने की स्थिति में नहीं है? आप इनके समर्थक लोग तो कहते हैं कि जब ये यूएस के कांग्रेस में भाषण करते हैं तो पता नहीं कितनी बार तालियां बजती हैं, तो आप वो ताली क्यों अपनी संसद में क्यों नहीं बजवा लेते हैं? आप तो अच्छे ओरेटर भी हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि आपके पास कोई भाषा का संकट हो, बढ़िया बोलते भी हैं। और इतना बड़ा मुद्दा है ये तो कहीं से भी इस पर यह बहस होनी नहीं चाहिए थी कि किन नियमों के तहत चर्चा हो। चर्चा से पहले सरकार को खुद आकर के बयान देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर बयान दिया। वो 2 राज्य नहीं, वो 20 राज्यों का नाम ले सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बशर्ते कि उस तरह घटनाएं इन राज्यों में हुई हो। क्या जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है वह उन राज्यों में भी हुई है जिन राज्यों का उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया? क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह घटना हुई है? क्या राजस्थान में इस तरह की घटना हुई है? क्या इस तरह की घटनाओं को लेकर के सरकार ने दोनों सरकारों ने अकर्मण्यता प्रदर्शित की है? क्या वहां पे गृह युद्ध की स्थिति है? क्या 2 समूहों में झगड़े हो रहे हैं? जिन घटनाओं की चर्चा की जा रही है क्या उनको आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तत्काल? सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हुआ। किसी भी हिंसा के साथ नहीं खड़ा हुआ जा सकता, किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता।
लेकिन दो अलग अलग हिंसाओं की तुलना करके एक की गंभीरता की जो कोशिश हो रही है उसके साथ भी नहीं खड़ा हुआ जा सकता। और इस तरह की जो कोई भी कोशिश है वो देश हित में नहीं है। लोगों के बीच में जो सुरक्षा के भाव हैं वह और गंभीर बनते चले जाएंगे। अगर यूएस के प्रवक्ता, सरकारी प्रवक्ता कहते हैं कि बहुत गंभीर घटना है मणिपुर की, तो आप इसकी जवाबदेही भारत सरकार की नहीं है। और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दुनिया के पैमाने पर कौन करेगा? अब क्यों इस बात की बहस हो रही है? अगर आप ये कहते हैं कि आप और ये तथ्य भी है, तमाम सर्वेक्षण बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वाधिक चर्चित लोकप्रिय नेता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो खुद आगे बढ़ के ये बात करनी चाहिए थी। क्या यह अतीत इस बात का गवाह नहीं है कि जब भी संकट की स्थिति हुई तो देश के मूर्धन्य नेताओं ने आगे पहल की? क्या जब 1996 में इसी मणिपुर में हिंसा की स्थितियां पैदा हुई थी तो क्या नरसिम्हा राव जी ने हस्तक्षेप नहीं किया था? क्या उस समय की सरकार ने वहां की राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया था? कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया, सर्वदलीय बैठकें बुलाई और पूरी कोशिश करके उस हिंसा को नियंत्रित किया। जब 2001 में इसी मणिपुर में इसी मैती और कुकी समुदाय के बीच में झगड़े हुए थे, विवाद हिंसा बढ़ी थी, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्तक्षेप नहीं किया था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति बहाली की अपील नहीं की थी? सर्वदलीय बैठकें नहीं बुलाई थी? इस गंभीर स्थितियों में प्रधानमंत्री का एक ऐसा होता है, या तो प्रधानमंत्री जी मान रहे हो कि मेरा वो असर नहीं लोगों के बीच में जो होना चाहिए, जबकि इस बात से को नहीं स्वीकार किया जा सकता कि ठीक है आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे गंभीर मौके पर तो प्रधानमंत्री को ही बोलना चाहिए। ये कैसे कोई मान लेगा कि जिस मामले में सरकार की जवाबदेही है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि ये कार्रवाई करेगी, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करेगी, सरकार से अपेक्षा की जाती है केंद्र सरकार से कि अगर राज्य सरकार के स्तर पर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है तो केंद्र सरकार उसमें कार्रवाई करेगी। वैसे में सरकार विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने लगे, कौन मानेगा इस बात को? अगर मणिपुर की स्थानीय जनता अपने राज्य सरकार के प्रति उसको विश्वास नहीं है, अगर मणिपुर की स्थानीय जनता अपने मुख्यमंत्री को एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधि मानने लगी है, अगर मणिपुर की स्थानीय जनता सरकार के द्वारा सुरक्षा के उठाए गए कदमों को पर्याप्त नहीं मानती है, तो कौन हस्तक्षेप करेगा? क्या आप दो समूहों के बीच में इस हिंसा की स्थिति में दोनों समूहों के ऊपर छोड़ देंगे आप कि जो ताकतवर हो, जो सक्षम हो, वह अपनी अपनी सुरक्षा कर ले? ये कितनी बड़ी टिप्पणी है कि वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं इस बात को कि हम सरकार की सुरक्षा व्यवस्था से अपने आप को आश्वस्त नहीं पा रहे हैं और अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए बाध्य हैं। क्या ये किसी राज्य में हुआ है? क्या क्यों नहीं जवाबदेही बनेगी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कि जब सुरक्षा कर्मियों के पास रखे हुए असलहे वहां के लूट लिए जाए और कोई कार्रवाई न हो? तो क्या यह नैरेटिव बनेगा कि सरकार ने लापरवाही की या हिंसा में शामिल लोगों को संरक्षण दिया कि यह लोग मान जाएंगे, इस देश के लोग, कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है? संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को विश्वास में लेने की जिम्मेदारी सरकार की है, देश की आवाम को विश्वास में लेने की जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष जनता का चुनाव प्रतिनिधि है और जनता के जो मसले हैं वो उठाने के लिए वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। वह भी इस जनता का प्रतिनिधि है। अगर वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में बात उठा रही है तो सरकार जवाब क्यों नहीं देगी? ये कतई ये नरेशन नहीं बन सकता। और जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं यह दिन प्रतिदिन और गंभीर होते जाएंगे यदि सरकार गंभीरता पूर्वक आकर के लोगों के समक्ष संसद के माध्यम से अपने देश को आश्वस्त नहीं करती, अपने देश के नागरिकों को आश्वस्त नहीं करती। दुनिया के पैमाने पर अभी क्या स्थिति बन गई है? ये छोटा मोटा सवाल है क्या? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे सवाल और उसमें खासकर दुनिया में अलग अलग दुनिया के पार्लियामेंट में और वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोगों के ज़रिए, अखबार के ज़रिए ये मणिपुर की चर्चा अगर हो रही है तो फिर हमारे देश में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल तो यही पूछा जा रहा है। देश की जनता भी पूछेगी, जनता के प्रतिनिधि जो संसद में हैं वो भी पूछेंगे और यही तो यहाँ पूछा जा रहा है। लेकिन क्या इससे क्यों भाग रही है मोदी सरकार? ये सवाल भी है। आखिर मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार गृह मंत्री हैं, लेकिन 267 में चर्चा कराया जाए कि और किसी दूसरे से कराया जाए? क्या चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, आखिर भाग क्यों रही है सरकार? जी देखिए,
मुख्य विषय पर आऊं, सबसे पहले मैं अपने सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को ये फिर से एक बार शुभ समाचार दे रहा हूं कि लगातार चौथी बार जो डीबी लाइव जो है वो प्रथम शीर्ष स्तर पर पहुंच चुका है और लगभग 8-9 करोड़ के आसपास हमारे दर्शकों ने देखा और टोटल व्यूअर्स शेयर जो है वह बढ़कर 13% हो गया, जबकि पिछले महीने जो था वो 10% था। तो सबसे पहले मैं इस पूरे परिवार की ओर से, राजीव जी तो आप लोगों को धन्यवाद करेंगे, मैं इस परिवार की ओर से भी सभी पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के लिए हम ये सब जो मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपका साथ मिलता रहेगा और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। राजीव जी और सभी दर्शकों को विशेष रूप से धन्यवाद। मुख्य विषय यह है कि अब जो हम बार बार करें कि देखिए ये एक तरह का तरीका है, आप पिछले कुछ बड़े मुद्दे देखिए, जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, उन्होंने एक खास तरीके के उनकी मॉडस ऑपरेंडी है कि कैसे सरकार के विरोध में होने वाली किसी भी बात को दबा देना। आप पिछले कुछ 5-7 ही उदाहरण आप देखिए, जैसे पेगासस के बारे में हो, चाहे वो अदानी के बारे में हो या नोटबंदी के बारे में हो, जीएसटी के बारे में हो, जब भी विपक्ष ने कुछ कहना चाहा, यहाँ तक कि लगभग 5 साल पहले जो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, उसके बारे में लोग बड़ा उत्तेजित थे, वो जानना चाहते थे। राम मंदिर वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन किसी भी मुद्दे को सरकार जो है वो इसलिए नहीं आने देती कि वो पहले ही एक तरह से ब्लॉकिंग कर देती है। अपनी पूरी की पूरी जो आर्मी है संसद के अंदर, उनके अपने जो सदस्य हैं वो इस तरीके से वो गदर मचा देते हैं कि बात जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाती और वो ये साबित करने लगते हैं कि देखिए अराजकता फैला रहे हैं सांसदगण। आप ये ख्याल है कि आप संजय सिंह को हटाया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है, अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। मुझे लगता है जितने हमारे मुखर प्रमुख जो सांसद हैं, चाहे वो मनोज झा जी हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा जैसे लोग हों, जो भी सरकार पर गंभीर आक्रमण करते हैं सोच समझकर आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, वे सारे के सारे इस गिलोटिन के नीचे आते रहेंगे। सबकी गर्दनें मुझे लगता है कि संसद से कटती रहेगी। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जनता की ओर से बात करने वाला कौन रह जाएगा। सरकार का तरीका यही है कि बात ना होने दो। देखिए अभी ये जो इस मुद्दे पर अगर मैं आऊं, पर्टिकुलर जो अभी मणिपुर वाला मामला है, तो आप जो है वो कंपैरिजन करते हैं कि अन्य राज्यों में भी ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, अगर आप तुलना करते हैं तो पूर्ववर्ती जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किस तरीके से आके महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब दिए थे, इसके बारे में भी आप उस परिपाटी का पालन कीजिए। किस तरीके से हमारी संसदीय परंपरा रही है, हर प्रधानमंत्री, ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसके दौरान कोई न कोई बड़ी घटना न हुई हो, लेकिन हर प्रधानमंत्री ने आकर संसद में बयान दिया। यहां तक कि जो एक बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर जी, अपने आप में कमजोर नहीं थे, अपने आप में तो पूरे के पूरे संस्थान थे, वो वन मैन आर्मी भी थे वो, लेकिन कांग्रेस के समर्थन पर टिके हुए मुश्किल से 3-4 महीने का उनका कार्यकाल था, जो कि इनके मृत्यु के कारण, इनकी हत्या के कारण, राजीव गांधी की हत्या के कारण उनको 2-3 महीने और काम चलाऊ सरकार के रूप में उनको रखा गया। उनके कार्यकाल के दौरान 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली बात हुई थी कि इराक जाने वाले जो एरोप्लेन्स थे, फाइटर एरोप्लेन्स थे यूएस के, उनको बंबई में रातों रात उतर के आधी रात को जो है उसमें फ्यूल भरा गया, और ये जो है ये भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति के खिलाफ था। इसके बारे में कहीं पर कोई बात नहीं हुई, केवल राजीव गांधी ने उस समय एक सवाल पूछा। ये फरवरी 1991 की बात है राजीव जी, आधी रात को फ्यूल भरा गया, वॉर प्लेन्स को किसी भी तरीके की मदद करना और उसके भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर उतारना जो था हमारी नीति के खिलाफ था। लेकिन चंद्रशेखर ने अपनी ओर से पूरे देश के नाम बयान दिया कि किन परिस्थितियों में जो यूएस प्लेन्स थे उनको क्यों फ्यूल दिया गया। दूसरी घटना, ग्रीस के पास लगभग 91 टन सोना जो है भारत को गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि उस समय हालत ऐसी हो चुकी थी। इसके बारे में भी चाहते तो बहुत आराम से वो कह सकते थे कि न तो कोई सोना कहीं भेजा गया है और न तो भेजा जा रहा है और न कभी भेजा जाएगा। अभी की स्टाइल में जो नया भारतीय लोकतंत्र का जो नया मैनरिज्म जिसको हम कह सकते हैं, नया जो स्टाइल है, लेकिन उन्होंने साफगोई से बताया कि हाँ हमने इन कारणों से रखा क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें ऐसा ऐसा था, और उन्होंने प्लान भी बताया। आज भी आप आर्काइव में जा सकते हैं और इन दोनों घटनाओं की जानकारी ले सकते हैं। चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति ने जो बहुत ही कम समय पे रहे, उनके समय पे दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, लेकिन उन्होंने जानते थे वो कि उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है और उन्होंने दिया।
तो ये इन परिपाटियों का भी फिर आप पालन कीजिए, ये नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि उनकी देखिए जो ट्रोल आर्मी है सोशल मीडिया पे, आप ध्यान से देखिए राजू जी, वो फिर से एक्टिव हो रही है। उसका कारण ये है कि वो जान रहे हैं कि बहुत जगह पे स्थिति बहुत खराब हो रही है। और जो हम कह रहे हैं कि अगले समय नेगेटिव सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जो मैं गति देख रहा हूं और जो संसद के बाहर घटनाएं हो रही हैं, धीरे धीरे संसद को पूरी तरीके से डिफंक कर दिया जाएगा। इतनी अराजकता फैला दी जाएगी कि ऐसा लगेगा कि भाई सरकार तो करना चाहती है, काम करना चाहती है। राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि हम चर्चा करना चाहते हैं लेकिन तेज भागना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने संसद के बाहर कहा कि ये पता नहीं कांग्रेस का क्या मामला रहता है, मामला उठाती है उसके बाद भाग जाती है। तो एक तरह से ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं लेकिन जो चर्चा है वो विपक्षी नहीं करना चाहता, उसको एक तरह से अगंभीर किस्म का प्रेजेंट करने की बात की जा रही है। अब जो है मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में मैं जो एक स्थिति ये देखता हूँ, दो घटनाएं हैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ राजू जी। वाराणसी में इंटरनेशनल टेम्पल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके दौरान लगभग 32 देशों के ऐसे मंदिरों के न्यासी और व्यवस्थापक इकट्ठे हुए। वहां मोहन भागवत जी भी थे और ये किया जा रहा है कि पूरे भारत के जितने भी मंदिर हैं उनको कनेक्ट किया जाए और एक बाकायदे प्रेजेंटेशन दिया गया वहां पर मिस्टर कुलकर्णी के द्वारा, जो कनेक्ट टेम्पल के नाम से एक कार्यक्रम लाया जा रहा है। नंबर 1, इसके जरिए जितने भी मंदिरों में है इस तरीके का अपना वोट शेयर जो है वो बढ़ाने की कोशिश होगी। दूसरा, राम मंदिर बनने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, अक्टूबर में शायद उसकी जो है कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी के 14 से 25 जनवरी के बीच इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी लगभग तय हो चुका है। और उस दौरान ये कार्यक्रम किया जाएगा कि पूरे देश में 1 हफ्ते का राम महोत्सव मनाया जाएगा और हर घर के सामने 5 दिए जलाने के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ संसद को पूरी तरीके से अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की जा रही है और संसद के बाहर जो है 2024 के चुनाव की तैयारियां अपने उसी धरने पर करने जा रही भारतीय जनता पार्टी। अब देखना यह है कि संयुक्त विपक्ष जो है जिसने एक भावुकता के जितने हमारे मुद्दे थे उसको सब किनारे कर दिया था, लेकिन क्या उसको फिर से एनकाउंटर करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा भी हम नहीं जानते। और अभी जो मीटिंग होने जा रही है बंबई में उसमें इन चीजों पे विचार किया जाएगा ऐसा मुझे लगता है। तो नैरेटिव सेट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये बात है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। राजीव जी, तैयारियां जोरों से चल रही हैं जो आप कह रहे हैं और भरोसा जो है वो राम पे है, राम मंदिर पे है। आगे देखते हैं कि नैया कैसे पार होती है। लेकिन उससे पहले जब राहुल गांधी मणिपुर गए थे तो वहाँ की महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से, कैंप में रह रहे लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। उसमें से एक तस्वीर इन दिनों काफ़ी वायरल हो रही है, एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जो है, एक लड़की, वो राहुल गांधी से अपनी बात कह रही है, अपनी आप बीती कह रही है। आप बीती में क्या कुछ है ज़रा एक बार देख लेते हैं और सीधा आना चाहता हूं फिर विजय शंकर सिंह जी के पास में और उनसे समझेंगे। लेकिन जो तस्वीर यहां सरकार रख रही है और जो तस्वीर राहुल गांधी वहां से लेके आए हैं उसमें फ़र्क कितना है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। देखिए ज़रा क्या कुछ हो रहा है। कब से हैं आप यहाँ? कब से हो? 2 महीना होने वाला है यहाँ पे लेके। इसमें सर The mayor tried to defend our village, but we have no arms, no guns, nothing to protect us. We witnessed them burning our house with our own eyes. तो सरकार क्या कर रही थी इसका? जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस थी, वो कहाँ? थोड़ा पानी दे दो उनको बचा के लिए, प्यास लग रही बोला है। पुलिस औरत लेडी पुलिस थे, उन लोगों को पानी थोड़ा मांगा है, वो भी नहीं दिया है। इनको कहो अभी थोड़ी देर में मतलब समय खराब है मगर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और इनका जो घर में जो लॉस हुआ है उसके कॉम्पेंसेशन के लिए हम सरकार पे दबाव देंगे। सरकार ने करेंगे, हम भी दबलो।
the capitals and they will kill all the Manipuri people in front of us. आपने गौर किया होगा जितनी महिलाएं हैं अपनी बात रखते रखते रो रही हैं, बिलख रही हैं, परेशान हैं। सिंह साहब, यहाँ की एक तस्वीर ये अलग है और इन तस्वीरों से इतर अगर सदन की तस्वीर हम देखें, संसद भवन के बाहर या संसद भवन के अंदर की तस्वीर देखें तो कुछ और है। और यहाँ 36 सेकंड में सब कुछ प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर देते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और इस नाते वो सदन के नेता भी हैं। सदन के नेता का यह दायित्व है कि वो नेतृत्व करके आगे आए और सबको ये बताएं कि मणिपुर में हुआ क्या था। मणिपुर में जिस तारीख की घटना है उस तरह की घटना यदि मैं समझता हूँ किसी अन्य प्रदेश में हुई होती अब तक पुलिस हेडक्वार्टर हिल गया होता, तत्काल कार्रवाई हुई होती, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया होता, जांचें शुरू हो गई होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? या तो इस तरह की घटनाओं को होने दिया गया या तो इस तरह की घटनाओं के प्रति सरकार का यह रवैया रहा, इसे चलने दिया जाए। लेकिन ऐसे लंबे समय तक नहीं चलेगा। 36 सेकंड में प्रधानमंत्री जी को गुस्सा भी आया, रोष भी आया। यही बात उन्हें सदन के अंदर आके कहनी थी। सदन के अंदर आकर ही वो सीधे कहते, सुनील शुक्ला जी ने बहुत सही कहा कि वो आके सारे राज्यों का नाम गिना जाते, सारे राज्यों में इस तरह की घटनाओं का वो उल्लेख करते, तो विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं उन्हें भी यह मौका मिलता कि अपने अपने राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति को बताते। हो सकता है किसी के पास एनसीआरबी के आंकड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी सीधी चर्चा से बचना चाहते हैं। वो यूएस कांग्रेस में भरे बोल के तालियां बटोर लें, वो और कहीं भी बोले, लेकिन भारतीय संसद में नहीं बोलते। वो नोटबंदी पर नहीं बोले, उस समय नोटबंदी पर बोला तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बोला। वो कोरोना त्रासदी पर नहीं बोले, वो अडानी के मामले में और न बोले और न विपक्ष को बोलने दिया, और जिन्होंने जो कुछ बोला उनका भाषण गायब करा दिया। उन्होंने नहीं बोला। आखिर क्या बात है कि वीरेंद्र सिंह बोल चुके हैं कि सैकड़ों एफआईआर कायम है, सैकड़ों एफआईआर कायम है, और उन्होंने कार्रवाई क्या की? वो इस्तीफा देने जाते, उनका इस्तीफा अदना सा कोई नेता आके फाड़ के पाए। अब वो बेचारे मजबूर हैं, उनके यहाँ कागज की कमी है, दूसरा इस्तीफा लिखे कहां से? जी, क्या चीज भारत सरकार देख रही है? सिंह साहब जी, गृह मंत्री अकेले हैं, निश्चित रूप से गृह मंत्री अकेले नहीं होते हैं। उनके साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहते हैं, अन्य भी चीफ रहे तो उनको महत्वपूर्ण अफसर रहता है। मणिपुर पुलिस के अफसर रहे होंगे, गृह मंत्रालय के बड़े अफसर रहे होंगे, तमाम चीजें डिस्कस हुई होंगी, ये सब चीजें उनको बताई गई होंगी। तो क्या अमित शाह जी ने आकर प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ नहीं किया? ये सब चीजें ये सब नहीं बताई? अजीब स्थिति ये लगती है। 7 साल पुराना कश्मीर का भयावह पलायन उन्हें एक फिल्म के जरिए पता लगता है, तो मणिपुर कैसे पता लग सकता है? सीधी सी बात है, ये एक तरह का गुजरात मॉडल की रेप्लिका है, दोबारा है। ये वही तरीका है, लंबे समय तक आंख मूंदे रहो ताकि जमीन पर जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए। प्रधानमंत्री आके राजधर्म बता रहे हैं, उस राजधर्म का मखौल उड़ाओ। आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री उन्हें राजधर्म बता रहे हैं, अटल जी। उसमें उनकी क्या भाव थी, और आज मणिपुर को कुछ बोल नहीं रहे। ये मुझे तो ये लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, एक अराजकता फैलाने की। और मैं अभी इस बात से भी सहमत हूँ कि एक ऐसी स्थिति सदन में ला दीजिए कि एक एक करके विपक्षी सांसद वेल में आए, अपनी बात कहें और जरा जरा से मामले पर उन्हें यहाँ से बाहर कर दिया जाए। संजय सिंह ने क्या कहा? संजय सिंह ने जो कहा उसके लिए आप आज खैर के लिए उनको निकाल सकते थे, पूरे सदन के लिए। ये सिर्फ इसलिए है कि जो दिल्ली का बिल है उसी बहाने पास हो, उस बहाने और भी कंट्रोवर्शियल बिल पास हो। अब यूसीसी की चर्चा नहीं होती, उनको समझ में आ गया कि यूसीसी की चर्चा करना उनके लिए घातक। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है वो नैरेटिव बिल्कुल बनने वाला नहीं है। लोगों के दिमाग में सही, सुनील जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिन्होंने कभी मणिपुर की तरफ देखा नहीं होगा, नाम भी नहीं सुने होंगे, आज उनके भी मोबाइल में वो वीडियो है
ट्विटर ने बंद कर दिया है, लेकिन उनके मोबाइल में वीडियो है, वो देख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। कल आग वहां लग सकती है, आग यहाँ लग सकती है। मैं प्रशांत जी और सुनील जी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, बहुत पहले एक मामला हुआ था माया त्यागी का, उसमें हम लोग नौकरी में थे और मैं उस समय मिर्जापुर में तैनात था। पूरा वेस्टर्न यूपी ढल गया था। उस माया त्यागी कांड पर भी जो था प्रधानमंत्री आके सदन में रहे थे, जबकि ये तो मणिपुर आज पिछले 2.5 महीने से जल रहा है। यूरोपियन यूनियन में बहस हो सकती है और यूएस कांग्रेस में बहस हो सकती है, ब्रिटेन में बहस हो रही है। हम उलझे हुए हैं कि हम 267 में बहस करें, 176 में बहस करें। आप 267 में बहस क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उसके अलग कानूनी दांव हैं और बाकी अलग हैं। और बिल्कुल सही कहा सुनील जी ने कि एक तरफ से चीफ जस्टिस जब सोमोटो संज्ञान ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं संज्ञान लिए? आपने संज्ञान तभी लिया जब चीफ जस्टिस का आ गया कि आप करिए, नहीं तो हम करेंगे। ये एक नंबर का डर बैठा हुआ है और वो डर ही इनको सता रहा है। और आगे जो भी इलेक्शन में होगा समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये बैकफुट पर है और ये भय के कारण सदन को फेस नहीं करना चाहते हैं। ये डर है, मैं इनको यही समझता हूँ। क्या अमलेंदु जी आपको भी लगता है कि ये डर है, ये भय है और इसी कारण बेदम है मोदी सरकार? राजीव जी, ये भय भी है और दूसरा एक लंबी प्लानिंग भी है, दोनों चीजें हैं। फिलहाल तो भय ये है कि विपक्ष के सामने आना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, मणिपुर पे और बहुत सी बातें निकल करके आएंगी। पता नहीं कौन सांसद क्या और चीज़ें लेके आ जाए, कौन सी नई वीडियो क्लिप्स आ जाए, कौन सी नई अखबार की कतरने आ जाए, उन सब पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिनका सारी दुनिया में डंका बजता है, उनकी जो है वो असली चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं। और हो सकता है प्रधानमंत्री फिर जो है वो छाती पीटें कि अकेले सब पे भारी हैं, सदन के बीच में आकर के मणिपुर जैसे मसले पे भी वो सब पे भारी हैं। और ये साफ दिख रहा है राजीव जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली सामने आ रही है, उसका चाल चेहरा सामने आ रहा है, उससे साफ मालूम पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री इस मसले पर भी जो है वो पूरे देश के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के असली बात राजीव जी मुझको लगता है यही, और इसीलिए जो है सरकार इस पर बात करना नहीं चाहती। दूसरा जो ये बात हो रही है कि साहब इस जो अपने ओम बिरला साहब कह रहे थे कि आप तय नहीं करेंगे कि जवाब कौन देगा, आप तय करने वाले नहीं होते। जाहिर सी बात है कि विपक्ष तय करने वाला और नहीं होता है कि जवाब कौन देगा, लेकिन विपक्ष मांग करने वाला तो होता है। वो जो मांग कर रहा है उसकी चर्चा होगी कि नहीं होगी। मसला ये नहीं है कि जवाब आके कौन देगा, कौन तय करेगा। मसला ये है कि विपक्ष जो मांग कर रहा है उस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, विपक्ष की मांग मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब कि अगर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर या राज्यसभा के जो सभापति महोदय हैं, अगर वो विपक्ष की मांग को ठुकरा रहे हैं, तो ये साफ संदेश जाता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस मसले पे पीछे हटना पड़ा, मतलब सरकार की कमजोरी जो है वो सामने आ रही है और सरकार जो है इस मसले को गंभीर नहीं मानती है, मणिपुर के मसले को। इसलिए सरकार जो है जिस मसले पे विपक्ष चर्चा चाहता है, काम रोको प्रस्ताव के तहत, उस पर चर्चा करना नहीं चाहती है। दूसरा राजीव जी, यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है आपको ये समझना होगा, ये असल में जो हो रहा है मणिपुर में, ये सब असल में कोई एक किसी घटना से प्रेरित होकर कुछ हो गया हो, कुछ ऐसा नहीं है। वो कारक एक हो सकता है, एक न्यायाधीश का एक आदेश जो है उससे ये चीज़ें उठी हों, लेकिन एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। और गुजरात से मणिपुर का कनेक्शन क्या है, इसको मुझे लगता है कि बहुत आसानी से समझा जा सकता है, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। दीपक जी जिस तरीके से हिंदू मंदिरों की बात बता रहे थे, असल में एक लंबे प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि किस तरीके से हिंदू जो मंदिर हैं उनके ऊपर आरएसएस अपना कब्जा कर ले। और जिस तरीके से जो इस समय प्लान चल रहे हैं कि साहब काशी में भी जो है कॉरिडोर बन गया, महाकाल में भी कॉरिडोर बन गया, सब जगह टिकट लग गए, तो सब जगह कॉरिडोर बनते जाएंगे और सारे मंदिर जो है फिर ये किन्हीं बड़े पूंजीपतियों को या आरएसएस के लोगों को सब ये सौंप दिए जाएंगे और हिंदू धर्म पे एक तरीके से पूरा कब्जा जो है मंदिरों पे वो आरएसएस का हो जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखने की है कि जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इनकी पूरी कार्यप्रणाली हिंदू धर्म के खिलाफ है, वो इस तरीके से है कि गुजरात जो है राजीव जी, वो भी वैष्णव संप्रदाय का एक बड़ा घर समझा जाता था। मणिपुर जो है वो भी वैष्णव संप्रदाय का घर है। गुजरात के मणिपुर के जो वैष्णव संप्रदाय, उसमें अंतर ये है कि जो मणिपुर का वैष्णव संप्रदाय है वो चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित है। वहाँ राधा और कृष्ण की दोनों की पूजा होती है, अकेले श्री कृष्ण की पूजा वहाँ नहीं होती है। किस तरीके से मणिपुर के वैष्णववाद को गुजरात से जोड़ करके एक नया गुजरात मॉडल मणिपुर के रूप में तैयार किया जा रहा है, इसको जो है गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। ये जो है सिर्फ कोई मैते या कुकी के बीच का मसला नहीं है, ये बीच में एक चीज़ हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ लंबे समय तक काम किया गया है और शबरी के बेर खिलाए गए हैं,
उन सब चीज़ों की परिणति जो है राजीव जी इस तरीके से सामने आ रही है। निश्चित तौर पर सरकार इससे बच रही है और बचना चाहती है सदन के अंदर आकर के जवाब देने से। उसके पीछे कारण यही है कि उसकी बहुत सी चालें जो हैं वो जनता के सामने ना आने पाए। जी राजीव जी क्या गुजरात से जोड़कर देखा जाए मणिपुर को, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है और ये सर्वमान्य है और सब लोग इसको मानते हैं कि बिल्कुल गुजरात की पुनरावृत्ति है मणिपुर। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि गुजरात की परिस्थिति थोड़ी डिफरेंट थी, जो नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति है वो डिफरेंट है। ये अनाड़ीपन में वहां खेल रहे हैं और जिसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है राजीव जी। और आप देखिएगा जिस प्रकार से मेघालय के अंदर, नागालैंड के अंदर और आसाम के अंदर जिस प्रकार से चेतावनी दी जा रही हैं वहां के समुदायों को कि आप छोड़ दीजिए बराक वैली के अंदर, या आसाम के बराक वैली में जो लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि ये आप हमारा प्रदेश छोड़ दीजिए। भारतवर्ष के अंदर प्रदेशों के बीच में, संप्रदाय और जातियों के बीच में जो एक प्रकार का युद्ध छोड़ा गया था वो गुजरात में संभव था, यहां पे संभव नहीं है। और दूसरा जो है ये सीमावर्ती इलाका है, ये म्यांमार से और चीन से लगाया हुआ है। जो राफेल लेके आ रहे हैं और एक 1.5 लाख करोड़ के आप हथियार खरीद रहे हैं, इनको अपने देश के लोगों पे आप यूज नहीं कर पाएंगे। चीन पे तो आपकी हिम्मत नहीं है, तो आप जो है अपने देश को वास्तविकता में नॉर्थ ईस्ट से जो खेल रहे हैं ये बहुत खतरनाक खेल है। किया वही जा रहा है, गुजरात की पुनरावृत्ति की जा रही है। गुजरात का मॉडल नंबर 2 है और आपने देखा जो वीर सावरकर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था उसकी छत गिर गई है। और जो सरदार पटेल जो वहां पे गुजरात के अंदर एयरपोर्ट है उसके अंदर 3-3 फीट पानी है। तो गुजरात मॉडल जो है उसकी कलई खुल रही है। वास्तविकता में गुजरात मॉडल की जो एक प्रचार प्रसार हुआ था ये नहीं समझ रहे हैं। गुजरात और नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ईस्ट में ये खिलवाड़ जो कर रहे हैं ये इतना ज्यादा, और चीन जो है ताक में बैठा हुआ है, म्यांमार जो है ताक में बैठा हुआ है। हमारे देश में अगर जाति और संप्रदायों के बीच में इस प्रकार का युद्ध छिड़ा, हमने 62, 65, 71 में मिलकर युद्ध लड़ा था और सारा पूरा देश का जाति और संप्रदाय एक साथ था। लेकिन इस समय जो वहां के हमारे गोल्ड मेडल के विजेता हैं और जो चानू हैं और बाकी जितने लोगों ने विजेता जिन्होंने विश्व कप और ओलंपिक में पदक जीते हैं वो इतने दुखी हैं, अपने मणिपुर को बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये आग फैल रही है, नॉर्थ ईस्ट में फैल रही है और इसकी प्रतिक्रिया आसाम और वेस्ट बंगाल में भी होगी, क्योंकि आदिवासी समाज, अब मध्य प्रदेश में एक और घटना हुई है, शायद आप तक खबर पहुंच गई हो, एक आदिवासी के मुंह पे बल पोता गया है। तो आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड्स को, अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से काटा जा रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। और मैं इस बात से चिंतित हूं कि देश की छवि पूरे विश्व में तो खराब हो ही रही है, देश में भी सब लोग, एक एक परिवार, जैसे मणिपुर में कोई परिवार सुरक्षित नहीं है, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो चाहे ब्रिगेडियर हो। हम लोग भी इनके शासन में अगले 4-5 साल के अंदर हर परिवार असुरक्षित हो जाएगा। हम अपने परिवार की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे अंदर बुद्धि विवेक बाकी है तो एकजुटता कायम करें, देश को एकजुट करें और इन टुकड़े टुकड़े गैंग को देश की सत्ता से बाहर करें। जी, कुछ करें ना करें लेकिन लोकतंत्र को बचाने की कोशिश तो जरूर करें, संविधान की रक्षा करें और इसको करेंगे तो जो आप कह रहे हैं स्वामी जी वो भी होगा। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, मणिपुर क्या 2024 के लिए एक प्रयोगशाला की तरह अब देखा जाए? देखिए, मणिपुर में जो भी हो रहा है वो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जरा 2-3 चीजें हम लोग बहुत ही गंभीरता से इसको देखें। एक कि प्रधानमंत्री के संसद के बाहर खड़े होकर मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेने से जो वास्तविक अपराधी हैं मणिपुर में, जिन्होंने इन महिलाओं के साथ अब इतना ऐसा व्यवहार किया या जिन लोगों ने लोगों को मारा है और घर जलाए हैं, उन्होंने क्या संदेश लिया होगा? उन्होंने संदेश ये लिया कि प्रधानमंत्री जो है वो हमारे खिलाफ सीधे नहीं बोल रहे हैं, वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ मिला के बोल रहे हैं। आप देखिए ना कि अपराधियों का हौसला कैसे बढ़ता है।
तो प्रधानमंत्री का बहुत सीधा बयान ना आने का बहुत ही खतरनाक इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। केवल महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात नहीं है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इन लोगों ने सेना से अपने लोगों को छुड़ाया है, हथियार छीने हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश जाता है जब प्रधानमंत्री सीधे सीधे बात नहीं करता? जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं, वो मीडिया को वॉच करते हैं, उनके यहाँ डिस्कशन होता होगा। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री, देखिए, देश को एक बहादुर प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। लाल बहादुर शास्त्री देखने में बड़ा कमजोर थे, दुबले पतले थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि शाम की चाय हम लाहौर में पिएंगे जब पाकिस्तान ने हमला किया था। और हमारी सेनाओं ने उस प्रधानमंत्री को, उस बयान को जो है वो सच करके दिखा दिया था, छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तानी फौज के। तो बहादुर प्रधानमंत्री चाहिए जिसका नैतिक आधार, नैतिक बल बहुत मजबूत हो। अब एक प्रधानमंत्री, आप देखिए कि जो व्यक्ति, एक युवा पत्रकार व्हाइट हाउस में सवाल पूछ लिया, उससे घबरा गए। जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी के संपादकों को बयान देना पड़ता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ना पूछे जाएं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाते हैं तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सवाल ना पूछे जाए हमसे। और अगर सवाल पूछ भी लिया तो आप उस महिला पत्रकार को इतना ट्रोल करते हैं कि दुनिया भर के पत्रकार संस्थानों को और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को बयान देना पड़ता है। तो मेरा मतलब निवेदन मोदी जी से ये कि थोड़ा हिम्मत जुटाइए। संसद में इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं उस वजह से संसद में नहीं आ रहे। वाजपेयी जी थे संसद में, तमाम और नेता थे जिनको हम लोगों ने देखा है, वो बहादुरी से संसद का सामना करते थे। शोर मचरा होता था, अपनी बात कहते थे और वाक्पटुता से कभी कभी बहुत सारे संकट को, मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी अपनी ओरेटरी से बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल लेते थे, हंसी मजाक में। तो उसके लिए लेकिन बड़ा नैतिक बल चाहिए। संसद में खड़े होकर लोकतंत्र का मंदिर जिसको आप ये कह रहे थे, उस लोकतंत्र के मंदिर की इज्जत कीजिए ना। आप ये अफवाह फैला रहे हैं और उसमें पीठासीन अधिकारियों की तरफ से भी एक कंफ्यूजन वाला संदेश जा रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता है। विपक्ष क्यों नहीं चाह रहा है बहस? विपक्ष चाह रहा है बहस। जो बात आप लोग बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष चाह रहा है कि लंबी बहस हो, ये चाह रहे 2.5 घंटे की बहस हो। 2.5 घंटे की बहस, कोई एक छोटी घटना हो उसमें संसद बहस कर सकती, जहां पे कोई तुरंत निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके। मान लीजिए कि किसानों को एमएसपी देने का मामला हो, आप 2.5 घंटे की बहस करके एक निष्कर्ष पहुंच के एक प्रस्ताव पारित कर दीजिए। लेकिन एक राज्य जिसमें कि एक इतनी बड़ी समस्या और इतनी कॉम्प्लेक्स समस्या और उसमें सारे राजनीतिक दलों को की भागीदारी, अभी जो आपने 38 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया है, जैसा भी, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट की तमाम पार्टियां हैं, उसमें कुकी पार्टी भी है। तो प्रधानमंत्री को एक तो हिम्मत जुटानी चाहिए, दूसरा कि एक बड़ी अजीब सी साजिश इस देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जिसने संज्ञान ले लिया और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा, बहुत साफ मैं कह रहा हूँ कि जिस वजह से 10 बजे कोर्ट बैठता है और कोर्ट संज्ञान लेता है, उसके बाद आप बयान देते हो छत्तीसगढ़ राजस्थान का नाम लेकर मणिपुर पे। सुप्रीम कोर्ट जब भी कुछ करता है, इस पे स्टडीज आ रही हैं तमाम यूनिवर्सिटीज की, राजीव जी,
सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट और चंद्रचूड़ साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल कराया जाता है। 1 लाख से ऊपर ट्वीट हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैंडल्स के, जो बुरी बुरी बातें, खराब बातें भारत के चीफ जस्टिस के लिए कर रहे हैं। और ये दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में इसकी जो है स्टडीज हो रही हैं। कितना 7 लाख से ऊपर रीट्वीट हैं और 1 लाख से ऊपर जो है वो उसमें जो है वो ओरिजिनल ट्वीट हैं चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ। आप सोचिए कि आप भारत के चीफ जस्टिस को बदनाम करने की, वो अपना काम न कर पाए, वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी न निभाए, वो ऐसा कोई फैसला न करे जो आपके राजनीतिक हित में नहीं हो, तो आप उसको सोशल मीडिया पे अपने लोगों से ट्रोल कराओगे। और बहुत से लोग, राजीव जी, ऐसे लोग हैं जो डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं, जिनको मोदी साहब फॉलो करते ट्विटर पे। तो एक बड़ी साजिश भारत के लोकतंत्र के खिलाफ हो रही है। तो इसलिए संसद में चर्चा न करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना और पीछे से वार करना कि ट्रोल के जरिए चीफ जस्टिस पे हमला करना, ट्रोल के जरिए राहुल गांधी पे हमला करना, ये कायरता है, ये राजनीति नहीं। और पहली बार हो रही है ऐसी कायरतापूर्ण राजनीति। जी जी प्रशांत जी, और हो लेकिन ये रहा है प्रशांत जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हो यही रहा है कि धीरे धीरे पिछले 9-10 साल में हम लोग देख रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश पीछे से, चाहे ट्रोल आर्मी के ज़रिए, चाहे 2 रुपये के ट्रोलर्स के ज़रिए, चाहे और भी जो भी है उनके ज़रिए जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, उसमें ये अभी तक सफल होते आए हैं। चिंता का विषय ये है, चिंता का विषय ये नहीं है कि इस बात को सब जानते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो इन चीज़ों पे भरोसा करने लगा है या कर रहा है क्या। लेकिन चूंकि चुनावी प्रदेश है मध्य प्रदेश, और वहीं से जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपको लगता है प्रकाश जी जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ, और मैं अगर गलत हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए ज़्यादा सही होगा कि जो मेरा विश्वास जो है वो जिस तरफ बनता जा रहा है कि ट्रोलर्स के ज़रिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए इस समाज को जैसे बांटा गया है, और उसमें जैसे जैसे सरकार या सत्ता पक्ष सफल होती गई है, वैसे में आपको दिखाई देता है कि आने वाला जो चुनाव, जितने चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश में भी है, उन राज्यों में सफलता की सीढ़ी ऐसे ही प्राप्त होगी, ऐसा लगता है, या मैं गलत हूँ? राजीव जी, इसका उल्टा भी हो सकता है, और जिसकी संभावना मुझे ज्यादा दिखती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय हैं वे जानते हैं कि वे क्या देख रहे हैं, और लोग अब प्रतिक्रिया भी व्यक्त करने लगे हैं। ये बात भी कही जा रही कि जो नरेंद्र मोदी 2014 में सोशल मीडिया की निसरनी पर, सोशल मीडिया की सीढ़ी पर चढ़कर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे, वे नरेंद्र मोदी अगले वर्ष होने वाले चुनाव में उसी सीढ़ी के कारण नीचे गिर सकते हैं। 10 साल पहले, 9 साल पहले जितने लोग सोशल मीडिया पे सक्रिय थे वो बहुत छिटपुट लोग थे, 15-20% लोग थे, लेकिन अब 90% लोग सोशल मीडिया पर हैं। और यही कारण है कि पॉपुलर मीडिया, टेलीविजन चैनलों पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। लोग देखते हैं कि असलियत क्या है, अब लोग आसानी से भरोसा नहीं करते। अभी अपने इस कार्यक्रम का शीर्षक है विपक्ष के आगे बेदम मोदी सरकार, लेकिन अभी भी टेलीविजन चैनलों पर इसका उल्टा शीर्षक चलता है कि मोदी सरकार के सामने विपक्ष बेदम हो गया, नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की में जान नहीं बची। और तमाम ऐसे शीर्षक आपको गूगल पर मिल जाएंगे जो बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसी का पैसा मिल रहा है। और मुझे लगता है जो डीबी लाइव की लोकप्रियता बढ़ी है, इतनी इस लक्ष्य तक पहुंचे हैं, 9 करोड़ से ज्यादा दर्शक वर्ग तक पहुंचा है, तो एक कारण ये भी कि लोग सच को पहचानने लगे हैं। और ये बताता है कि एक नमूना है कि किस तरह से लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। प्रशांत जी ने बहुत सही बात कही कि जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को
उनकी बेइज्जती करने की कोशिश ट्रोलर कर रहे हैं। इसमें वे अपनी अक्ल का फालूदा बना रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठा उनके 2 रुपए के ट्वीट से कम नहीं होने वाली है। आज भी इस देश के लोगों को भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट से ही है। आज भी प्रधानमंत्री को अगर डर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट से ही डर लगता है। और आज भी लोगों के सामने आशा की कोई किरण बची है तो हमारा संविधान और सुप्रीम कोर्ट है। बाकी संवैधानिक संस्थाओं की जो गति हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर आप अभी भरोसा कर सकते हैं। तो ये बहुत चिंता की बातें हैं जिस तरह से इस सरकार के लोग अभियान चला रहे हैं। उन सारे लोगों को के खिलाफ जो विश्वसनीय है, ये बहुत गंभीर बात है और शर्मनाक बात है। राजीव जी 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 बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, गंभीरता चिंता का विषय जो है वो यही है कि आखिर क्या, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब चीफ जस्टिस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जिस प्रकार ट्रोल हो रहे हैं, विपक्ष के लोगों के ऊपर, विपक्षी दलों के ऊपर जिस प्रकार वार हो रहा है, एक नैरेटिव जैसे सेट करने की कोशिश हो रही है कि विपक्षी दल बिना मतलब के सरकार के ऊपर, सरकार पे लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने राज्यों में नहीं झांकते, नहीं ताकते, ये सीधी की सीधी बात करते हैं मणिपुर की, और मणिपुर के हालात की बात ये सामने लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है जो सब कुछ हमको, आपको या हमारे तमाम जो दर्शक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है कि आपको सफलता जैसे पहले मिलती आई है वैसे मिलती रहेगी? क्या अब परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं? क्या 2000, फिर से मैं उसी सवाल पे आऊंगा, 2022 और 2023 में फर्क है? मैं 22 के पीछे भी नहीं जा रहा हूं। 22 इसलिए, या 20, 21, 22, ताली बजाओ तो ताली बजा दिए, थाली बजाओ तो थाली बजा दिए, कुछ और करो तो वो कर दिए, परेशान रहे, हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए समय नहीं, जगह नहीं, लेकिन उसके बाद भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या ऐसे ही देश चलेगा? क्या इसी राह पे कांवड़ को लेकर के मस्त हम जाते हैं, 1 सप्ताह तक मस्त रहते हैं और सब कुछ मिल जाता है, भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं? सावन का महीना चल रहा है, अभी तो भले मास है, 2-2 बार का सावन है, भक्ति भाव में लीन रहते हैं और उसके बाद साल भर मस्त रहते हैं, सोए रहते हैं। अगले साल फिर देखेंगे, नौकरी मिले ना मिले, टमाटर अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो घर बेच के खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, कंपलसरी थोड़ी है, वोट देंगे जा करके। क्या लगता है किसी परिपाटी से देश आगे बढ़ता हुआ अब आगे भी दिखाई देगा? अगर ऐसा है तो फिर 2024 की बात क्या करें हम? किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, जीतेंगे तो मोदी ही। अगर देश ऐसे ही चलना होता राजीव जी, और ट्रोल आर्मी इतनी सफल हो जाती, तो राहुल गांधी इस देश की नागरिकता छोड़ चुके होते, किसी और देश में जाके बस गए होते। वो कांग्रेस पार्टी अब तक बुरिया बिस्तर बंद करके कहीं और चली गई होती। जिस तरीके से हमले विपक्षी दलों पे किए गए, जिस तरीके से उनको ट्रोल किया गया, जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ते अगर लोग इस ट्रोल आर्मी पर विश्वास करते। राहुल गांधी को क्या ट्रोल नहीं किया गया, क्या नहीं कहा गया, किस तरह से खारिज करने की कोशिश नहीं की गई, विपक्ष के तमाम नेताओं को किस तरह से खारिज करने की कोशिश नहीं की गई? क्या खारिज हो गए वो? क्या राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे कि ये तो वही आदमी है जिसके बारे में ये बातें कही जा रही थी? ऐसा तो नहीं हुआ। लोग विपरीत मौसम में भी निकल करके अपने उम्र और अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर राहुल गांधी के साथ लोग कई किलोमीटर पैदल चले। लोग उनके सभाओं, भारी बरसात के बीच उनके सभाओं में उनको सुनने के लिए आए। तो ये ट्रोल आर्मी तो थी, क्यों नहीं सफल हो गई? अगर ये जय श्री राम का नारा बोल करके अगर आपको सत्ता में आना होता तो कर्नाटक में सत्ता में क्यों नहीं आ गए आप? क्या वहां मंदिरों की कमी है? वहां पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं है, वहां सनातनी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से भव्य मंदिर कर्नाटक में है, जाके आप देख लीजिए। मदुरई के शहर में कभी लगता ही नहीं कि वहां सूर्यास्त होता है, हमेशा जगमग जगमग वो शहर आता है। हर मोहल्ले, हर शहर में बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं और एक लोग आराधक हैं।
मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। मैं देखता हूं कि साउथ से आने वाले लोग कितनी बड़ी तादाद वहां आती है प्रयागराज में संगम में स्नान करने के लिए और कुंभ और माघ मेले में पूजा पाठ करने के लिए। हमारे धार्मिक आस्थाओं से हमारे राजनीतिक निर्णय प्रभावित नहीं होते। लोगों की रोजी रोटी से खिलवाड़ करके आप उनको धर्मांध नहीं बना सकते। व्यक्ति पहले जीवित रहेगा, अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करेगा, फिर वो अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्म एक प्रमुख चीज है, लेकिन उस आध्यात्म के कारण इर्द गिर्द उसका पूरा जीवन है, ऐसा नहीं होता। न कभी हुआ है न कभी होगा। इस देश ने इस दुनिया ने चर्चों के खिलाफ संघर्ष देखे हैं कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते व्यक्ति के जीवन में, उनके राजनीतिक मामलों में, उनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते। उदारवाद की पैदाइश इसीलिए हुई कि आप इन तमाम प्रतिबंधों से और इन तमाम निषेधों से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, और लोग निकले, दुनिया निकली और उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। अगर व्यक्ति में दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जिसमें सुरक्षा का भाव ना हो और वह अपने आध्यात्मिक और सामाजिक परंपराओं को कायम रखेगा, अपनी कला, संस्कृति, सभ्यता को बनाए रखेगा? वो सबसे बड़ा आवश्यक चीज है कि उसमें सुरक्षा का भाव पैदा हो। यानी कि एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी हुकूमत है, एक ऐसी व्यवस्था है कि वो सुरक्षित है। सुरक्षा केवल जान की नहीं होती है, उसके माल की सुरक्षा हो, उसके परिजनों की सुरक्षा हो। वह ये रहे कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और अगर किसी तरह के हमारे खिलाफ कोई हमला हुआ, चाहे वो भौतिक हमला हो, चाहे रोग व्याधि का हमला हो, उसके विकल्प के रूप में कोई ना कोई व्यवस्था कायम है। इसके अभाव में आप व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। आप कुछ भी नरेशन बना लीजिए कि आप ये सरकार ने अडानी के मामले पे नहीं बोला, क्या इस देश के लोग मान गए कि अडानी ने कुछ नहीं किया? क्या इस लोग आश्वस्त हो गए कि नहीं साहब, जो हेड नंबर ने आरोप लगाया था और विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे, ये सब बेबुनियाद थे, उसमें कोई तथ्य नहीं था? और अगर ये स्थितियां थी तो उन घटनाओं के बाद जो विभिन्न राज्यों में राजनीतिक घटनाएं हुई, उसमें क्या परिणाम आ गए? कर्नाटक में का चुनाव आपके सामने है। महाराष्ट्र में आपने कस्बा में वह सीट आप हार गए जो 1995 से कभी नहीं हारे थे, लगातार उस सीट को जीते चले आ रहे थे आप। तो तीसरे देश का नागरिक है ना। सब प्रश्न यह है कि अगर लोगों में एक राज्य में इस तरह की घटनाएं होती, क्या लोग इन चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं? इतनी संवेदनाएं लोगों की मर गई हैं। अगर लोगों की संवेदनाएं इतनी ही मरी होती तो इसकी प्रतिक्रिया न तो इम्फाल में दिखाई पड़ती, न दिल्ली में दिखाई पड़ती, न अन्य राज्यों में दिखाई पड़ती। बिल्कुल। मैं नहीं कर रहा हूं कि लाखों लोग निकल गए, 5 आदमी निकले तो कोई ऐसा शहर है जहां पर इस घटना के प्रतिकार के लिए लोग सड़क पर नहीं निकले हैं और अपनी बात उन्होंने नहीं कही। आपके चुप रहने से मान लिया जाएगा कि आप पाक साफ हैं और कहीं जो बातें कही जा रही हैं सब मनगढ़ंत हैं, लोग इन चीजों को देख नहीं रहे हैं। क्या आज तकनीक के इस युग में किसी बात को आप छिपा सकते हैं? संभव है ये? आप ये लगता है, सरकारों को लगता है ये कि एक अलग तरह का व्याकरण है। वो जो सरकारी गाड़ियों में हूटर बजता है ना, उसकी जो ध्वनि होती है वो तमाम चीजों को एकदम कुंद कर देती है, लोग सुनना नहीं चाहते। लेकिन आप जो सत्तारूढ़ लोग हैं, सत्तानसीन हैं, उनको नहीं सुनाई पड़ता होगा, आम आदमी को सुनाई पड़ता है कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या अगर लोगों के जीवन में महंगाई का असर यह ना होता तो लोग जय जयकार कर रहे होते चारों तरफ। कोई आज की स्थिति क्या है? आप पिछले राजनीतिक घटनाक्रम को आप याद रखिए, क्या नहीं कह रहे थे आप कर्नाटक के चुनाव में तो बजरंग बली का नाम आया था। कर्नाटक के चुनाव में तमाम देश की सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक चीजों की बातें आई थी, लोग मान गए। वहां 30 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी की जमानत जब्त हो गई। उन इलाकों में पार्टी चुनाव हार गए जिन इलाकों में जनसंघ के जमाने से जीतते चली आ रही थी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा कर्नाटक का जहां चुनाव नहीं आ रहे। देवभूमि कहा जाता है हिमाचल प्रदेश। वहां के आपके सेब उत्पादक किसानों के साथ आपने क्या किया? उसका परिणाम आपने नहीं भुगता। वहां के जो स्थानीय नागरिक थे जो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे, उसका परिणाम आपने नहीं भुगता। वहां के किसानों के साथ जो आपने बर्ताव किया उसका परिणाम आपने नहीं भुगता। वहां तो पोलराइजेशन भी रही थी। अब कहा ही जाता है वहां के देवी मंदिरों की कितनी ख्याति है दुनिया में और देश में, आप सभी परिचित हैं उससे। क्यों नहीं लोग भागे उस पूरे माम में? और आपने ये कहा कि आप किसी एमएलए को, किसी प्रतिनिधि को वोट नहीं देंगे, आप जो वोट देंगे मुझको मिलेगा।
कि उन लोगों ने नहीं सुन लिया। सवाल है कि सरकारें मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं होती हैं, सरकारें लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। जो जीवन से जुड़े हुए सवाल होते हैं उनके समाधान के लिए होती हैं। सरकारें इस बात के लिए नहीं होती है कि समूह अलग अलग मिल करके अपने रक्षा के लिए उनको अपने हाथ में हथियार लेना पड़े, बंकर बनाना पड़े। ये कितनी बड़ी टिप्पणी है कि सामान्य नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए बंकर बना के रह रहे हैं। क्या इन तथ्यों से लोग परिचित नहीं है? और अगर यह मामला इतना ही आसान है तो मेघालय से आप लोगों को एयरलिफ्ट क्यों कर रहे हैं? अब मान के चलते कि सब कुछ अमन चैन है, कहीं कुछ भी कोई घटना नहीं हो रही, कोई आक्रोश लोगों के मन में नहीं है। ये होता नहीं। आप कुछ भी नरेशन बना लीजिए। सवाल है कि जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अहम है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके जीवन से जुड़े हुए सवालों की अनदेखी कर दे। कोई समाज ऐसा नहीं होता। आप 2024 के चुनाव में अगर चीजें इतनी अहम होती तो ये जो राजनीतिक गठबंधन हो, क्या इन राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को समझ में नहीं आ रहा है? जिन राजनीतिक दलों ने मिलकर के इंडिया समूह बनाया है वो 11 राज्यों में हुकूमत में है, सरकार चला रहे हैं, जनता से उनको विश्वास मिला हुआ है। उनको इन बातों का एहसास नहीं है। इन देव प्रतिनिधियों से लड़ने की हिम्मत जुटा पाते क्या हो? अगर सबके ऊपर भगवान श्री राम का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि उनके माध्यम से इनको सत्ता में आया है, तो कोई राजनीतिक दल से लड़ने के लिए आएगा क्या? हुआ है कभी? किसी इतिहास के किसी क्रम में जो देवदूत है उनसे कोई लड़ने के लिए आता है? ये पता है कि देवदूत ही नहीं है। और अगर देवदूत होते तो अपने देश की जनता के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर रहे होते। आज जो स्थितियां बन गई, आप अगर सब कुछ ठीक ठाक, आप देखिएगा निलंबन पर रख पाएंगे। अभी आने वाले दिनों में क्या हालात बनेंगे? क्या लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे? संसद में सदस्य नहीं रहेगा तो कौन होगा रहेगा? विपक्ष का नेता सवाल नहीं पूछेगा, विपक्ष से तो कौन सवाल पूछेगा? विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का सरकार जवाब नहीं देगी तो किसका जवाब देगी? आप विषयांतर नहीं कर सकते हैं। विषयांतर उन्हीं को कर सकते हैं जो विषय कृत्रिम रूप से उठाया गया है। अगर कोई व्यक्ति आपसे रबी के फसल के मौसम में आपसे पूछेगा कि जायद की खेती क्यों नहीं हो रही है, तो आप इसको बिल्कुल विषयांतर कर देंगे, क्योंकि विषयांतर का विषय है वो। लेकिन बाढ़ के जमाने में कोई पूछेगा कि बाढ़ से कितने इलाके प्रभावित हैं और आप कहेंगे साहब ये तो सूखे की बात कर रहे हैं, तो लोग इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग देख रहे हैं ये किस तरह से पूरे पश्चिम पूर्वोत्तर राज्यों में तबाही मची हुई है और सरकार हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है। कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं आप जो लोग नॉर्थ ईस्ट गए हैं, नॉर्थ ईस्ट के नागरिक हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन के नजरिए से नहीं देखे जाते। वो आदिवासी माने जाते हैं, वो कुकी माने जाते हैं, वो मैती माने जाते हैं, वो निशी माने जाते हैं, वो नागा माने जाते हैं, वो मेघालय के लोग माने जाते हैं। कोई इस नजरिए से नहीं देखता। और आप जो सवाल पैदा कर रहे हैं उसको राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। और जो महिला, आप जिस समय उन नॉर्थ ईस्ट में और इस मेघालय में उग्रवादी संगठन काम कर रहे थे, तब भी महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार नहीं हुए। आप याद कीजिए 2004 में मनोरमा के साथ एक हत्या हुई थी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने किया था। पूरा का पूरा राज्य सड़क पर उतरा है। करेंगे सुनील जी, समय कम है इसलिए थोड़ा माफी चाहूंगा और क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं विजय शुक्ला जी के पास, विजय शंकर सिंह जी के पास में। और सुनील जी, आप जो बात रख रहे हैं और जो सवाल मैं लेके आया था, एक उम्मीद जगाती हैं आपकी बातें। उम्मीद इस हिसाब से कि कुछ भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है और जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसमें आशा की किरण है, उम्मीद की किरण है। और इसलिए कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं, निराशाजनक सवाल, और उन सवालों को भी आप सबके सामने रखना पड़ता है। इसलिए मैं रख रहा था और ये आपके ज़रिए समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या विपक्ष की भूमिका तक खत्म हो चुकी है? क्या विपक्ष अपनी आवाज़ ऐसे ही उठाता रहेगा और विपक्ष की आवाज़ को ऐसे ही दबाया जाता रहेगा, या यहाँ से कुछ और निकल के आता है? विपक्षी दलों का 26 दलों का गठबंधन है और उस गठबंधन का नाम है इंडिया, और दूसरी तरफ एनडीए है और एनडीए में 38 दल हैं। 38 में से कई ऐसे दल हैं जिन्होंने न आज तक विधानसभा के चुनाव लड़े, न आज तक लोकसभा के चुनाव लड़े। ऐसे दल भी हैं। एक अकेला सब पर भारी वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 38 दलों की आखिर आज ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इस सवाल का जवाब अगर आप ढूंढने जाएंगे तो फिर इससे पहले जो मैं सवाल कर रहा था, जिस सवाल के साथ सुनील शुक्ला जी के पास आया था, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। यानी निराशा नहीं है, आशा है।
और आशा इसलिए भी है क्योंकि इस देश का संविधान बहुत मजबूत है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इसलिए भी आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी आपके पास और क्लोजिंग कमेंट सीधा समझना चाहता हूं कि क्या यहां से हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार बेदम है? जी, मैं सुनील शुक्ला जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जिस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से सीबीआई को ट्रोल किया जा रहा है, और ट्रोल करने वालों में बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री जी फॉलो भी करते हैं, यह इस बात का सूचक है कि वे हताश हैं। यह इस बात का सूचक है कि वो निराश हैं। इस बात का ये सूचक है कि वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि ट्रोल आर्मी के द्वारा वो किसी का मंसूबा ध्वस्त कर देंगे। मेरा ये कहना है साफ तौर पे, लोहिया जी ने जो कहा था बड़ी साफ बात कही थी कि जब संसद मौन हो जाती है तो सड़क आवारा हो जाती है। आवारा से मेरा मतलब सड़क अपनी अभिव्यक्त करने लगती है। और जिस दिन से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई है, उसके बाद भी आप देखें तो पूरी तरह से राजनीति में, समाज में और भारतीय जनता पार्टी के मनोबल में असर पड़ना शुरू हुआ है। रही सही कसर पटना के बाद बेंगलुरु की बैठक ने तय कर दी, इंडिया नाम ने तय कर दी। अभी मणिपुर पर आऊँ तो एक वीडियो करण थापर के इंटरव्यू का एक अंश है, अक्सर सामने से गुजर जाता है। उसमें बैतूल का एक नेता कहता है कि हम 15 किलोमीटर के अंदर पूरी कुकी आबादी को खत्म कर देंगे। आखिर इस वीडियो को देखने के बाद, जाहिर है इस वीडियो को जब हमने देखा है और आपने देखा है, तो इस वीडियो को इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोगों ने भी देखा होगा और सरकार तक भी गया होगा। क्या उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये निश्चित रूप से गुजरात मॉडल का एक प्लान है, लेकिन गुजरात में जहाँ हुआ, ये सफल हुआ, वो अलग बात है। लेकिन मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में ये सफल नहीं हो सकता। कुछ दिन मणिपुर की तरफ रहने, नॉर्थ ईस्ट में रहने का हमें मौसम मिला है, वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल निराश हैं, हताश हैं, और इसी निराशा और हताशा के कारण वो सदन में नहीं आ पा रहे हैं, वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। वो राहुल गांधी को नहीं फेस कर पाए। एक सिंपल सीधा सवाल कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है, इसका जवाब नहीं दे पाए। और जब उनकी सदस्यता बर्खास्त करा लिए तो सीने पर ठोकते हुए कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। ये भारी नहीं, अब ये भारी बीजेपी के लिए भारी बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ये उनकी हताशा है और निराशा है, और निश्चित रूप से वो उन्हें आगे की चिंता सता रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ, और ख़ासकर जब सड़कें आवारा हो जाती हैं, सड़कें मौन होती हैं, तो संसद आवारा हो जाती है। खैर, इस चर्चा को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ, और बहुत कुछ है जो इस पर चर्चा अभी आगे भी हम करेंगे। और देश के लोकतंत्र और लोकतंत्र के इर्द गिर्द तमाम जो हमारी संस्थाएं हैं, उन सब में जो कुछ हो रहा है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। ये सप्ताह का पहला दिन है और इस सप्ताह बहुत कुछ होना बाकी है भी। संसद के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन संसद के बाहर भी जो कुछ हो रहा है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों के कारण हम नंबर 1 पे बने हुए हैं, और लगातार पिछले 4 महीनों से, और ये 4 महीने नहीं कई साल तक हम बने रहें, ये उम्मीद आप लोगों के ज़रिए ही हम लगा के भी बैठे हैं। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हम तक पहुँचेंगे या हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, आपका भरोसा बना रहेगा, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आपके लिए, इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विजय शंकर सिंह जी आपका, सुनील शुक्ला जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप लोगों को चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम साथी जो बने हुए हैं इस चर्चा में, शानदार कमेंट आप लोग लिखते हैं, बहुत सारी जानकारी आप लोग देते हैं, और कुछ नोक झोंक भी होती हैं, कुछ